चलो जल्दी से पीवे क्विज देख लीजिए। पीवे क्विज सब लोग फास्ट एंड क्विक एवरीवन। 2013 2013 पीवे क्यू देखो। डिजास्टर मैनेजमेंट पेपर, विच पेपर सिलेबस एक्सप्लिसिटली इन पेपर 3। अगर मैं इसकी सिलेबस की बात करता हूँ, ठीक है, तो वही है एक्सप्लिसिटली, ठीक है, एंड इनडायरेक्टली। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बात करता हूँ तो इट इज अंडर जीएस पेपर अंडर द डोमेन समथिंग कॉल्ड एज डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। लेकिन अगर मैं इनडायरेक्टली बात करता हूँ तो ये आएगा आपका जीएस पेपर 1 में अंडर द डोमेन ऑफ ज्योग्राफी एज वेल एज सोसाइटी। हाउ सोसाइटी, ज्योग्राफी तो समझ में आता है, ठीक है। सोसाइटी में एक शब्द है वल्नरेबल सेक्शंस, समझ लो। और ज्योग्राफी में क्या लिखा है यहाँ पे, फिजिकल इवेंट्स। सोसाइटी में वल्नरेबल सेक्शंस, क्यों, सब डिस्कस करते हैं वल्नरेबल सेक्शंस, ठीक है। देन एक ये हो गया जीएस पेपर 2 में, हाँ है क्या, कहाँ पे जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस, वेरी गुड, इवन अंडर द डोमेन ऑफ। अच्छा ये आईआर में आ सकता है क्या? मुझे एक बात बताइए, डू यू हैव समथिंग कॉल्ड एज यूएन पीस कीपिंग फोर्स, है ना? ये कौन, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, पीस कीपिंग, या एक एक डिस्प्यूटेड एरिया में यूनिट भेजने। अब यहाँ पे अगर देखोगे इंडिया का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो किस में आएगा ये, ठीक है, एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली, ठीक है, सॉरी इनडायरेक्टली। अच्छा आयर में डू यू हैव समथिंग कॉल्ड एज, अच्छा मुझे एक बात बताइए, टर्की में अर्थक्वेक हुआ था, ऑपरेशन वो क्या था, वहां से कंसेप्ट निकलता है, क्या लिखा है वहां पे, डिजास्टर डिप्लोमेसी, वेरी गुड। आइडिया जो रेस्क्यू ऑपरेशंस, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब डिप्लोमेसी का मतलब क्या सर, डिजास्टर वक्त में आप यहाँ पे किस तरह की हेल्प करते हो, ठीक है। आप यहाँ पे हेल्प हो सकता है बाय द वे ऑफ रेस्क्यू, जैसे आपने अभी कहा है, ठीक है, या बेसिकली एड, एड को फोड़ो, वन इज मेडिकल एड, वन इज ह्यूमैनिटेरियन एड। हाँ तो ह्यूमन में तो अभी छप जाएगा, फाइनेंशियल बोलो जैसे आपने कहा, रेस्क्यू उसमें हो सकता है, 1000%, ठीक है। और पेपर 3 में तो एक तो डीएम में, अगर पेपर 3 में और कुछ आ सकता है, ठीक है। पेपर 4 होगा, छोड़ दो, समझ में आएगा। चलो जल्दी से पीवे क्विज देख लीजिए गाइस, 2013 का पीवे क्विज देख लीजिए फास्ट एंड क्विक। चलो कौन सा क्वेश्चन, हाउ इंपॉर्टेंट आर दी वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट फॉर प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। अब यहाँ पे क्या देखो, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर व्हाट आर द की एरियाज वुड यू लाइक टू फोकस इन द डिजास्टर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, मोर और लेस पढ़ने को सवाल, ये है ना, आपको ओपिनियन पूछे, थोड़ा सा किस तरीके से सवाल होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो जल्दी से ऐसे कीवर्ड्स कौन से फास्ट एंड क्विक एक्सरसाइज कीजिए। आपने कल का किया, 23 24 का किया आपने, कल मैंने आपको बताया ना एजुकेशन या स्किल का आप कीजिए, किया आप लोगों ने, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं किया प्लीज मेक श्योर आप करते हो, और जिन्होंने किया है प्लीज मेक श्योर कि एक बार मुझे भी दिखाओ कि आप, है ना, आर यू डूइंग द राइट और नॉट। चलो तो यहाँ पे जल्दी से क्वेश्चन नंबर इसका पेपर 3 ऑफ 2013, कीवर्ड्स पकड़ो जल्दी से, कीवर्ड्स बताइए क्या क्या रहेगा इसमें, सिर्फ कीवर्ड्स। वल्नरेबल, वल्नरेबिलिटी है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, हाउ इंपॉर्टेंट आर वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट फॉर, तो मैनेज करने के लिए मुझे वल्नरेबिलिटी के ऊपर भी फोकस करना है, उसके साथ असेसमेंट भी बात करना है। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर देने का जो डायरेक्टिव होगा वो कलेक्टिव होगा, एंड लिखा है ना वो वल्नरेबिलिटी एंड, तो माय अप्रोच विल बी अ कलेक्टिव अप्रोच। हमें क्लियर। अब वहाँ पे क्या लिखा है, एज एन ऑफिसर व्हाट आर द की एरियाज, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, तो वहाँ पे सिर्फ कितना है, वल्नरेबिलिटी, रिस्क असेसमेंट, प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। तो अभी मुझे अभी कीवर्ड्स भी दिमाग में रखो, डिजास्टर की बात की है, सिलेबस में क्या लिखा है, अच्छा मुझे देखो कि सिलेबस में क्या लिखा है ये। तो ऑलवेज रिमेंबर क्वेश्चंस मोस्टली डिजास्टर्स के बारे में कम रहेंगे। अगर मैं देखूंगा तो ये टर्म क्या है, डिजास्टर, सिलेबस में ये दिया है, राइट। तो द मेन फोकस विल बी ऑन दिस, याद रखना आपको, क्योंकि अगर डिजास्टर के बारे में लिखना है तो भाई मैं यहां पे लिख दूं उसको, तो अगर मैनेज करना है तो अभी आपका दिमाग लगना चाहिए। सो बेसिकली वो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर
आप इसको कैसे मैनेज करोगे। अब मैनेज के लिए ऑलवेज रिमेंबर 3 टाइम फेजेस होते हैं। एक डिजास्टर की पूर्व तैयारी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री। एक जब डिजास्टर हो रहा है, लाइक ड्यूरिंग, और होने के बाद। आप समझ में आएगा अभी आपको। तो हमने अभी, तो ये क्या है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द टाइम एस्पेक्ट विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट। अब हम लोग आगे देखेंगे सर मैनेज को, तो मैनेज में भी कुछ ना कुछ तो हमें स्किल्स चाहिए, मैनेजमेंट के लिए कुछ ना कुछ हमें ट्रेनिंग चाहिए, ये सुनो, इस सब के ऊपर सवाल आएगा अभी। हमें क्लियर। चलिए जैसे 2014 फास्ट एंड क्विक। 2014 ड्राउट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिजास्टर इन द व्यूज ऑफ स्पेशल एक्सपेंस। स्पेशल मतलब क्या, मैंने बोला आपको, रीजनल, टेम्पोरल ड्यूरेशन, स्लो आंसर एंड लास्ट इफेक्ट्स ऑन द वल्नरेबल सेक्शंस। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट बताया है यहाँ पे। अब इन्होंने बोला विद द फोकस ऑन द September 10 गाइडलाइंस फ्रॉम द NDMA, डिस्कस द मैकेनिज्म्स फॉर प्रिपेयर्डनेस टू डील विद द इवेंट्स लाइक वगैरह वगैरह वगैरह। वहाँ पे क्या बोला है, अल्टीमेटली क्या कहा, क्या आपको सवाल पढ़ो, फास्ट एंड क्विक सवाल पढ़ो, जल्दी से सवाल पढ़ो, क्या कहा क्या आपको करने के लिए। व्हाट आर दे टोल्ड यू टू डू, डिस्कस द मैकेनिज्म्स फॉर प्रिपेयर्डनेस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, प्रिपेयर्डनेस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, मैनेजमेंट। एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो अभी कीवर्ड्स पकड़ो यहाँ पे। तो यहां पे मैं कीवर्ड्स पकड़ते वक्त दो चीजों के सबसे पकड़ूंगा। आई रिपीट, मैं यहां पे कीवर्ड्स पकड़ते वक्त दो चीजों के सबसे पकड़ूंगा। कौन से दो चीजें हैं वो, वन इज दिस, वन इज दिस। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इसको पकड़ता हूं, सो माई क्वेश्चन नंबर 2 विल बी ड्राउट। लेकिन आगे क्या लिखा है, बेसिकली मैकेनिज्म्स फॉर प्रिपेयर्डनेस, तो मेरा वो भी शब्द जाएगा। मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, कंट्रोल, ये मैनेजमेंट के टेक्निक्स है। आप मिटिगेट कैसे कर सकते हो, आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो, आप मैनेज कैसे कर सकते हो। फिर मैनेजमेंट के वक्त आप प्री मैनेज कैसे करोगे, आप ड्यूरिंग कैसे करोगे, आप पोस्ट कैसे करोगे, आप रिकवरी कैसे करोगे, आप रिस्पॉन्स कैसे करोगे। व्हाट आर दिस, मैनेजमेंट करते वक्त लगने वाली चीजें के बारे में हमें क्लियर। ठीक है। तो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या होगा, नंबर 1 ड्राउट होगा, ठीक है। वहां पे स्पेसिफिकली एक लेजिस्लेशन डिस्क्राइब किया है, वो भी तो कीवर्ड होगा, वो भी तो, क्योंकि अगर मुझे मैनेज करना है एक अधिकारी के स्वरूप से, सो आई विल बी फर्स्ट फॉलोइंग अ गाइडलाइन गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अभी क्लियर कर दिया है एनडीए में, है ना, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ प्रिपेयर्डनेस। तो मैं प्रिपेयर्डनेस को भी अंडरलाइन करूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, टू डील विद एल नीनो एंड ला नीना फॉलोआउट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे किसकी बात करें, एल नीनो ला नीना, मतलब कहाँ ना, अगर मैं ज्योग्राफी लगाता हूँ तो रेनफॉल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एल नीनो भी लिखा है, ला नीना भी लिखा है। एल नीनो का मतलब क्या होता है, वेरी लेस रेनफॉल, ड्राउट है। लेकिन यहाँ पे ला नीना भी लिखा है। तो जो ड्राउट्स होते हैं ना, ड्राउट्स भी दो प्रकार के पकड़ के चलो, वन इज ड्राई ड्राउट्स जो हमें लगता है, वन इज वेट ड्राउट्स, मतलब वेरी लेस रेनफॉल टू हैवी रेनफॉल। अब इसके वक्त, जब ऐसे चीजों के वक्त आप क्या करोगे तैयारी, सवाल उसके बारे में पूछ रहा हूं आपको। प्रॉब्लम क्या होगा, बच्चे क्या पढ़ेगा, सिर्फ ड्राउट्स के बारे में पढ़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग वर्ड वही लिखा है ना, ड्राउट हैज बीन डिजास्टर वगैरह। आगे लिखा है उन लोगों ने कि बेसिकली टू प्रिपेयर्डनेस विद टू डील विद लाइकली एल नीनो एंड ला नीना। तो मुझे एल नीनो ला नीना क्या है, यहाँ पे इम्प्लाई डिमांड है, मेरा कोर डिमांड क्या है, प्रिपेयर्डनेस। तो दिमाग में कहा ना, अच्छा इसका इंट्रो कैसे लिखोगे आप, चलो साथ में करते हैं, अभी ये प्रैक्टिस होना चाहिए, साथ में इंट्रो बनाओ, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। इंट्रो के लिए क्या करते हैं हम लोग, थीम ऑफ द क्वेश्चन, उसके बारे में बात करते हैं। सोचो क्या इंट्रो बैठ सकता है यहाँ पे, हुक, आई कैन यूज एन हुक ना। अब यहाँ पे क्या देखा उन्होंने, ड्राउट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड। अब यहाँ पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट इंडियन पर्सपेक्टिव। उसको पकड़ कोई चीज मुझे बोल दो, असम हो सकता है, केरला, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई। मुंबई मत यूज करो, मुंबई तो वो तो हर साल का है, मतलब मुंबई यूज करना ठीक नहीं है, हमने कहें कि वो गलत है, दैट्स वेरी कॉमन एवरेज आंसर होगा ना वो। हिमाचल प्रदेश, मंडी, चेन्नई, वही कह रहा हूँ जो रिसेंट आपको दिखता है। आपको किसी ने लिख दिया चेरापूंजी, तो वो डोंट डू दैट, ठीक है। चलो जल्दी से इंट्रो बनाइए, इंट्रो बनाइए कि सर इसमें इंट्रो में आई विल राइट दिस वर्ड्स इन इंट्रो। इंट्रो बनाओ, लिखो लिखो लिखो, इंट्रो लिखो, बुक्स निकालो,
साथ में लिखो चलो, आज सबके इंट्रो देखते हैं हम लोग। चलो बढ़िया, लिखो इंट्रो, ये राइटेबल है। क्या होगा इसका इंट्रो? व्हाट इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन? थीम क्या है युक्ता? व्हाट इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन? पूरा क्वेश्चन, जिसको थीम समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन को 3-4 बार 5 बार पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि किसके बारे में लिखना है, वो थीम है। हाँ तो फिर लिखो ड्राउट्स के बारे में थोड़ा सा, किसके बारे में लिखना है वो हो गया थीम, जो जाएगा इंट्रो में, और क्या लिखना है वो जाएगा कंटेंट, मेन बॉडी। ठीक है, थोड़ा सा मेंटल आंसर बनाइए ड्राउट्स के बारे में। आप यहां पे डोंट गो फॉर डेफिनेशन बेस्ड ड्राउट, आई एम टेलिंग यू व्हाई। स्टेटमेंट का स्टार्टिंग देखो क्वेश्चन का, उन्होंने क्या बोला? बॉस ड्राउट इसको डिजास्टर बोल दिया है, इसको डिजास्टर बोल दिया इन डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स। स्पेशल एक्सपेंस है, टाइम फ्रेम है, टेम्पररी ड्यूरेशन मतलब टाइम फ्रेम, लो ऑनसेट एंड लास्टिंग इफेक्ट्स। उन्होंने बोल दिया कि ड्राउट है, तो आई वोंट बी गोइंग फॉर डेफिनेशन, क्योंकि उन्होंने खुद बोल दिया। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे अब ऐसे वक्त में आई विल गो फॉर एन एग्जाम्पल रिसेंटली, करंटली, क्योंकि ड्राउट हैज बीन ड्राइवन डिजास्टर इन द व्यू ऑफ इट्स, मतलब उसके क्वालिटीज उन्होंने वैसे भी बोल दिए कि भाई उसका रीजन बहुत बड़ा होता है, टाइम वक्त उसका कभी ज्यादा कभी कम होता है, स्लो आता है, परंतु उसका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग। तो उसने ड्राउट के पूरे कैरेक्टरिस्टिक आपको बोल दिया है। तो यहाँ पे उसको आप यहाँ पे वी आई वोंट बी गोइंग फॉर डेफिनेशन इंट्रोडक्शन, तो मुझे यहाँ पे कहा ना करंट अफेयर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक शब्द विद व्यू ऑन दी फोकस, विद ए फोकस ऑन दी September 10 गाइडलाइंस। तो इसका मतलब थोड़ा सा करंट अफेयर को मालूम होना चाहिए। अब 2014 में क्या हुआ था? अ स्टेट वॉज वॉश्ड, स्टेट, वो जिला की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्टेट वॉज वॉश्ड, इमेजिन करो। वैसे भी वो नॉर्थ इंडिया बहुत सेंसिटिव है ना जियोलॉजी। देखो जैसे डिफरेंस, आई एम टेलिंग नॉर्थ इंडिया सेंसिटिव एरिया जोग्राफिकली, उसको मैं थोड़ा सा रिफाइंड वे में लिखता हूँ। इट्स अ जियोलॉजिकली एक्टिव एरिया। देखो शब्दों का पर है ये, अब ये शब्द आपके पास नहीं है, इन सेवल भी बोल सकता हूँ, लेकिन इंट्रो में थोड़ा सा नेगेशन नहीं होना चाहिए। समझ लगा? तो यहाँ पे हम ऐसे वक्त में हम लोग क्या करेंगे, जब स्टेटमेंट खुद दिया है, स्टेटमेंट उस टॉपिक के बारे में ही बात कर रहा है, तो ऐसे वक्त में हम लोग अवॉइड करेंगे डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शंस। समझ लो? तो हम लोग फिर कौन सा जाएगा, कंटेक्स्ट वाला या करंट अफेयर्स वाला। रिसेंटली हम लोग लिख सकते थे, रिसेंटली उत्तराखंड, अभी रिसेंट वाला कोई है फ्लड्स का इशू बैंगलोर, तो रिसेंटली आप लिख सकते हो। आप लेकिन मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे एल नीनो लानिना दोनों दिया है, आपके ऊपर है, मैं वही बोल रहा हूँ, एल नीनो एंड लानिना दोनों लिखा है। तो आई हैव टू टॉक अबाउट अ प्लेस जिसके पास फ्लड्स है, साइमल्टेनियसली आई एम कनेक्टिंग दैट पॉइंट विद द फार्मर सोसाइटी ऑफ महाराष्ट्र। आई कैन डू दैट। अ कंट्री not only sociologically multidiverse but a geographically heterogeneous country, जहां पे एक जगह पे वेस्टर्न घाट्स मुंबई फ्लड्स में परेशान है, वहां पे उसी लैटिट्यूड पे मैं आगे जा रहा हूं, सेंट्रल महाराष्ट्र फेसिंग ड्राउट्स। तो ये आपको मालूम नहीं है, आपको ये पुटिंग ऑफ वर्ड्स नो। अब अगर ऐसा इंट्रो डाल रहे हो, दैट विल क्रिएट दैट वन पॉइंट। दोनों सोबत है यहाँ पे, लानिना और एलिनो दो बोला है ना। एलिनो का मतलब क्या है, दुष्काल, प्रॉपर दुष्काल जो आपके दिमाग में है। लाने का मतलब क्या है, जो आप आंसर राइटिंग में होते हैं ना कि सर पॉइंटर्स आ रहे, लिखना क्या है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी 15 फास्ट एंड क्विक, 15 जीजा, चलो 15 2015 का देखो, जल्दी से बताइए। 2-3 सालों से अब दिस इज द फोर्थ ईयर, दिस इज द टेक्निकली द फोर्थ ईयर जहां पे वी आर एक्सपेक्टिंग लानिना। काफी न्यूज में रहा है, ये फोर्थ ईयर है, फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर कंटिन्यूस, या सिंपल लैंग्वेज में फोर्थ कंटिन्यूस ईयर लानिना है। मोस्टली नहीं होता है, अब तक जो पाया गया है 3 से 4 साल एक कंसेप्ट होता है, एक साइकिल्स होते हैं ना, है ना, एल नीनो लानिना, एल नीनो लानिना, ये कंसेप्ट मैक्सिमम 3 से 4 साल तक तो होता है। अब तक ऐसे देखा गया 4 साल के बियॉन्ड गया नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, तो अभी ये फोर्थ ईयर कौन सा है, 2025, तो इसका मतलब है 2022, 2023 एंड 2024, इसमें कंटिन्यूसली लानिना था कि नहीं? जिसको ये नहीं पता, सिंपल से याद रखना, इंडिया में हमारे पास जो रेनफॉल आता है वो किस क्लाउड से आता है, वो आता है साउथ वेस्ट मानसून, ये तो हमें सबको पता है, जिसके कारण हमें एक ऑन एन एवरेज एक एवरेज रेनफॉल मिलता है, सिंपल। ठीक है, अगर हमें काफ़ी लेस रेनफॉल मिलता है तो वो होता है बिकॉज ऑफ एल नीनो। ठीक है,
हमें अगर ज़्यादा ही रेनफॉल मिलता है तो वो होता है बिकॉज ऑफ लानीना। बस खत्म। क्लियर है? एल नीनो को बोलते गॉड्स गर्ल चाइल्ड, और इसको बोलते लानीना को आई थिंक बॉय कुछ बोलते। ठीक है, तो आंसू दे मोर दे। ये समझ में अभी जिसको नहीं पता लानीना एल नीनो के बारे में। ठीक है, तो अब हुआ क्या, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, सो दी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन उन्होंने क्या बोल दिया, थर्ड ईयर तीसरे बार कंटिन्यूस है ना, तो उन्होंने कंसेप्ट डाला, तो उस कंसेप्ट का नाम है, शायद से करंट पे आपने पढ़ा होगा, ट्रिपल डिप लानीना। ये कंसेप्ट था, दिस वाज एक्सपेक्ट एक्चुअली, ये आई एक्सपेक्टेड दिस क्वेश्चन, आई ने ट्रिपल डिप लानीना। अब हुआ क्या, ट्रिपल का मतलब क्या है, थर्ड, इस बार उन्होंने वापस क्या करे, फोर्थ ईयर। तो हो सकता है आने वाले 24 या 25 में लाने के बारे में सवाल पूछ दे लूँ, बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री जिसने अब तक इसको काफी फेस किया है। यदि लास्ट जितना डेटा मुझे याद है, सेंचुरी पकड़ लो, 100 साल में देयर हैज बीन अराउंड 20 टाइम्स एक्सट्रीम ड्राउट्स। एक्सट्रीम ड्राउट्स, एक्सट्रीम का मतलब होता है जितना एवरेज अगर 100% मिलता हो एवरेज, तो दैट इज अराउंड 20%। और ये नेशनल लेवल की बात हो रही है। आपने पढ़ा ना ग्रेट बंगाल फैमिन वगैरह, इमेजिन करो वैसा ग्रेट, वो जो बंगाल फैमिन है इमेजिन करो पैन लेवल पे हो रहा है, वो 20 बार ऐसा हुआ है वो। तो वी आर यूज टू इट, मतलब आई वोंट से यूज टू इट, लेकिन पता है ना ये कंसेप्ट वगैरह, जिसके कारण द मोस्ट अनफॉर्चुनेट इवेंट इज द कंट्री ऑफ फार्मर्स इज द कंट्री ऑफ सुसाइड ऑफ फार्मर्स ऑल्सो एट द सेम टाइम। अब हो क्या रहा है, अब यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। अब यहाँ पे अभी हम लोग परेशान किसके लिए, उसमें भी कौन से फ्लड्स, अर्बन फ्लड्स। इमेजिन करो फ्लड्स आना चाहिए गांव में, क्यों, इंफ्रा है, आ कहाँ रहा है पे, अर्बन फ्लड्स। अब ये अर्बन फ्लड्स ऑन द राइस। ठीक है, तो अभी यहां पे अर्बन फ्लड्स, तो आई कैन से बिकॉज ऑफ इट इज अ फेलियर, फेलियर ऑफ व्हाट, सिविक एमिनिटीज। सिविक एमिनिटीज का मतलब क्या, ये पार्ट, दिस इज अ फेलियर ऑफ गवर्नेंस। तो इसका मतलब क्या ये गुड गवर्नेंस है क्या, आ गया सवाल यहां पे, गवर्नेंस, द रोल ऑफ गवर्नेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसे कुछ लिख सकते हो। मतलब टॉपिक्स ये बनाना स्टार्ट करो अभी आप, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, चलो जल्दी से, ये हो गया 15, फास्ट एंड क्विक 15 का सवाल देख लीजिए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक्स अपीयर्स टू हैव इंक्रीज्ड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, हाउएवर इंडियाज प्रिपेयर्डनेस फॉर मिटिगेटिंग द इंपैक्ट हैज सिग्निफिकेंट गैप्स, वेरियस डिस्कस वेरियस। चलो जल्दी से बताइए सवाल, कीवर्ड्स, सवाल किसके बारे में है, कीवर्ड्स क्या क्या है। चलो अर्थक्वेक, अच्छा अर्थक्वेक इज आल्सो कॉल्ड एज, अर्थक्वेक का प्रॉपर टर्म क्या है, सिस्मिसिटी। वेरी गुड, सिस्मिसिटी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या अर्थक्वेक ये एक जियोलॉजिकल कंसेप्ट है या एक ज्योग्राफिक कंसेप्ट है। जियोलॉजी का मतलब क्या होता है, एक्सेलेंट। ज्योग्राफी पढ़ते वक्त दो एस्पेक्ट्स है, ठीक है, वन व्हेन आई एम स्टडिंग अबव द सर्फेसेस, व्हेन आई एम स्टडिंग इनसाइड द सर्फेसेस। क्लियर है, जब मैं सरफेस के अंदर के इंटर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ता हूँ, तो दैट इज अ जियोलॉजिकल सर्वे स्टडीज, अर्थक्वेक्स वगैरह जो है ना जियोलॉजिकल वाले। लेकिन जब मैं सरफेस के ऊपर की बातें करता हूँ, लैंडस्लाइड्स, मास मूवमेंट्स, वेदरिंग, तो वो होता है जियोमॉर्फोलॉजी। ये आपको याद रखना है। तो अभी मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे अर्थक्वेक के बारे में लिखना हो तो एवरीवन विल राइट अर्थक्वेक इज अ शेकिंग ऑफ अर्थ, हम लोग क्या लिखेंगे, इट्स अ जियोलॉजिकल कंसेप्ट रिगार्डिंग, देखो फर्क पड़ गया यहाँ पे, अंडरस्टूड दिस। जल्दी से, अर्थक्वेक्स है सही है, लेकिन अर्थक्वेक्स के बारे में पूछा यहाँ पे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, दी आप देखो स्टेटमेंट भी देखो, ये स्टेटमेंट असर्टिव है या पॉसिबिलिज्म दर्शाता है। देखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अर्थक्वेक्स अपीयर टू हैव इंक्रीज्ड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड हाउएवर इंडियाज प्रिपेयर्डनेस फॉर मिटिगेशन, मिटिगेटिंग द इंपैक्ट हैज सिग्निफिकेंट, डिस्क्राइब वेरियस एस्पेक्ट। क्या हो सवाल, क्या बोल रहा है ये, चलो पढ़ो पढ़ो सवाल क्या बोल रहा है। सुयश, शैलेश, सॉरी सुरेश, सुशांत, मग कधी सांगणार। अब वो क्या बोल रहा है कि, ठीक है, आप लोग अगर देखोगे तो आप सवाल को आराम से देखोगे, सवाल क्या बोल रहा है, अर्थक्वेक्स। ठीक है, अर्थक्वेक्स इसके जो इवेंट्स है, इवेंट्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या बोल रहे हैं, तो इंडियाज प्रिपेयर्डनेस फॉर मिटिगेशन, तो वापस प्रिपेयर्डनेस की बात हो रही है यहाँ पे।
प्रिपेयर्डनेस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? समझ में आ रहा है? सही है। अब लेकिन जब मैं इसकी बात करूंगा तो उन्होंने क्या बोला है कि सर ये करते वक्त क्या इशू आ रहा है? गैप्स आ रहा है। गैप्स बोल दो, इसको हो सकता है मैं बाद में ये भी बोल दूं, ये भी तो कंसेप्ट है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। लेकिन मुझे इस पूरे क्वेश्चन में क्या कोई शब्द मिसिंग है क्या? देखो क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें यहाँ पे पढ़ो, कोई शब्द है क्या इंपॉर्टेंट जो मिस कर रहा हूं मैं? ठीक है, मिटिगेशन में इतने ज़्यादा, ठीक है, एक्सेलेंट। अर्थक्वेक के बारे में नहीं लिखना है मुझे, फ्रीक्वेंसी, दिस इज इंपॉर्टेंट। फ्रीक्वेंसी ये बढ़ रही है, तो मेरा आंसर किस लाइन में जाएगा? मुझे एक बात बताइए, अर्थक्वेक का क्या होता है? ये बेसिकली इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, मतलब कितने बार 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 आ रहा है। अब ये क्यों पूछा उन लोगों ने? एक कंसेप्ट है नया, इमेजिन कीजिए एक एरिया है, उस एरिया में छोटे मोटे अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, लेकिन वो इतने छोटे होते कि वो इम्पैक्टफुल नहीं है, मतलब उससे नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो अगर एक एरिया में छोटे मोटे अर्थक्वेक्स आ गए और वो सिर्फ ऐसे सरफेस को हिलाया उन्होंने लोगों ने, ठीक है, तो सरफेस टेक्निकली कैसा होता है? अनइवन, हल्का सा हो जाएगा, हल्का सा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक ये न्यूज में था। अब हो क्या रहा है कि हम लोग बार बार बोल सोचते हैं ना कि अर्थक्वेक अर्थक्वेक, तो हमें क्या लगता है एकदम वो है ना, गिरेगे आप लोग पाताल में जाओगे, तो वैसा नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला, अभी देखो एक इन अ पर्टिकुलर रीजन देर आर मल्टीपल स्मॉल earthquakes happening, है ना, in huge numbers। हैपनिंग इन ह्यूज नंबर्स का मतलब भी क्या होता है? उसको लेके आपको तैयारी करनी है, समझना, ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक्स, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, और इंडियाज प्रिपेयर्डनेस फॉर मिटिगेशन। आई रिपीट, यहाँ पे एनडीएमए गाइडलाइंस, जहां पर आपको लगता है प्रिपेयर्डनेस मिटिगेशन कैसा करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एनडीएमए का एक्ट है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने हर एक चीज के लिए हमें आंसर्स दिए हैं। सो रादर दैन कि बेसिकली सर मैं है ना लाइक कुछ सुपरफिशियल आंसर लिखने से अच्छा है कि सीधा वो गाइडलाइंस में आपको उसको शॉर्ट कंसेस वर्जन दूंगा। आपको आज 2 मिले ना, तो उसका कंसेस वर्जन दूंगा, तो उसको हो सके तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, रट्टा मार लो, बात खत्म। हमें क्लियर, बिकॉज इवन इंडिया इज अ लैंड जहाँ पे लैंड सर्च भी बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं? ठीक है, चलो जल्दी से 16 फास्ट एंड क्विक, फास्ट एंड क्विक, चलो 16 में पढ़ो। 16 में क्या क्या आ रहा है, पढ़ो पढ़ो। पेपर वन में कुछ है क्या? देखो पेपर वन में 16 के पेपर वन में कुछ है क्या? देखना है आपको वो। हिमालयस आर हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, स्टेटमेंट है ये। मुझे एक बात बताइए, देखो अभी स्टेटमेंट को हम लोग 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक के यहां पे हो सकता है पॉसिबिलिज्म, यहां पे होने की शक्यता है पॉसिबिलिज्म या प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हम लोग मोर टेक्निकल टर्म पकड़ते हैं पॉसिबिलिज्म, ठीक है। यहां पे हो रहा है डिटर्मिनिज्म, ये चीज याद रहेगा अपने को। जैसे आपने हमने ऊपर क्या लिखा, देखो अपने द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक्स अपीयर्स टू बी, ऐसा दिख रहा है, श्योर शॉट नहीं है वो, दिख रहा है, श्योर शॉट नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हिमालयस आर हाईली प्रोन, स्टेटमेंट समझ में, काफी यहाँ पे क्या बोलते हैं, सॉलिड कोट है यहाँ पे। तो नाउ डू यू थिंक इज इट पॉसिबिलिज्म और डिटर्मिनिज्म? उन्होंने बोला था, मैं ये क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये आप आपके केस स्टडी में यूज कीजिए। तो हिमालयस आर हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, ठीक है, डिस्कस द कॉजेस एंड सजेस्ट सुटेबल मेजर्स फॉर इट्स। तो यहाँ पे सोचो मैनेजमेंट में क्या क्या आ रहा है। सर अब तक हमने जो पढ़ा है प्रिपेयर्डनेस के बारे में पूछ रहे हैं, मिटिगेशन के बारे में पूछ रहे हैं, हमें क्लियर। अब कौन सा अर्थक्वेक्स कवर हुआ है, ड्राउट्स कवर हुआ है, अब यहाँ पे क्या आ गया, लैंडस्लाइड, एल नीनो ला नीना भी कवर है, मतलब रेनफॉल भी आ गया, ठीक है, वेरी गुड। चलो और कुछ दिख रहा है क्या? देखो जीएस पेपर 1 में ही कुछ दिख रहा है क्या? मेजर सिटीज आर बिकमिंग वल्नरेबल टू फ्लड कंडीशंस, सही है, मतलब बारिश को लेके आया है। एल नीनो ला नीना, एल नीनो ला नीना टेक्निकली बात करने को, तो ला नीना की बात करूंगा मैं यहाँ पे। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा है, फ्लड कंडीशंस है, लेकिन स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स क्या बोले, मेजर, तो किसकी फ्लड्स की बात हो रही है, गांव की या शहर की? तो थीम क्या है यहाँ पे,
तो याद रखना अर्बन फ्लड्स। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन। अभी 16 में, पेपर 3 में जाइए, क्या लिखा है? द 16 द फ्रीक्वेंसी ऑफ, मुझे एक बात बताइए, थीम रिपीट हुआ। अब देखो, अब अगर मेरे पास स्टेटमेंट ना होता, स्टेटमेंट मिल गया मेरे पास, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्बन फ्लड्स ड्यू टू हाई इंटेंसिटी रेनफॉल इज इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। असर्शन है। क्या इसको मैं डायरेक्टली जीएस बन के उस क्वेश्चन को कनेक्ट कर सकता हूं? मेजर सिटीज ऑफ इंडिया आर बिकमिंग वल्नरेबल। आई इंक्रीज हो रहा है, तभी तो वो बेसिकली वल्नरेबल हो रहे हैं। ठीक है, अब सर वल्नरेबल, रुको यहीं पे पकड़ लो वल्नरेबल शब्दों को। नुकसान किसका है? वल्नरेबल का मतलब क्या है सर? जो लोग, अब एक नदी है, जो लोग नदी के बगल में रहते हैं वो वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब है थ्रेट, प्रोन टू थ्रेट, तो वल्नरेबल सेक्शन आ गया। ये इसको करें तो वल्नरेबल सेक्शन का, अभी सर वल्नरेबल सेक्शन कहाँ पे? सोसाइटी। तो ये थीम में कहाँ पे यूज कर रहा हूं? तो अगर ये लोग वहां पे रह रहे, पॉवर्टी है, ये लोग अगर वल्नरेबल सेक्शन में रह रहे तो कहां ना कहां थोड़ा सर्कल भी पीछे रहा है, गवर्नेंस आ गया। ये देखो, करंट करो इसको, अभी करना आपको स्टार्ट करने में। आगे बढ़ो, चलो। डिस्कसिंग द रीजंस फॉर अर्बन फ्लड्स, हाईलाइट द मैकेनिज्म्स फॉर प्रिपेयर्डनेस टू रिड्यूस द रिस्क। अब यहां पे हल्का चेंज हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या उन्होंने स्टेटमेंट नंबर 1 स्टेटमेंट है, डिस्कसिंग द रीजंस फॉर, मतलब मुझे रीजंस डिस्कस करना है, नंबर 1। उसके साथ हाईलाइट द मैकेनिज्म्स फॉर प्रिपेयर्डनेस, क्या आ गया वापस प्रिपेयर्डनेस, लेकिन आगे क्या आ गया? टू रिड्यूस द रिस्क। तो अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? मिटिगेशन की बात नहीं हो रही है, रिडक्शन की बात हो रही है। आर यू गेटिंग मी? और कोई सवाल क्या देखो वहां पे, कुटला है विद रेफरेंस टू, तो इसका मतलब लेजिस्लेशन आया मेरे पास, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी, इसी की बात कर रहे हैं ना हम लोग। मैनेजमेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट, समझ में आ रहा है? चलो बढ़िया, क्या लिखा है? रेफरेंस टू एनडीए में, डिस्कस द मेजर्स टू अडॉप्टेड टू मिटिगेट द इंपैक्ट ऑफ रिसेंट इंसिडेंट्स ऑफ क्लाउड बर्स्ट। कहां पे? उधर। अभी कॉमन से लगाओ, क्लाउड बर्स्ट, एल न्यूनो, ला नीना लगाओ, ला नीना, हैवी रेनफॉल, उत्तराखंड। अब क्या इसको मैं जीएस के पेपर में के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ? देखो जीएस वही वही 16 का जो हिमालय का क्वेश्चन था, अगर क्लाउड बर्स्ट होगा, हिली रीजन है वो भी उत्तराखंड, वहाँ पे लैंडस्लाइड्स है, तो वहां से एक स्टेटमेंट लेके आओ मैं यहाँ पे सीधा, ला नीना, हैवी रेनफॉल्स, ब्रैकेट में लिख सकता हूँ ला नीना इफेक्ट। हैवी मत लिखो, इंटेंस लिखो। हैवी मतलब जोरदार, इंटेंस मतलब क्या? जबरदस्त। नहीं, वो अगर बैक टू बैक हो रहा है तो टोरेंशियल लिख दो, वो बहुत टेक्निकल टर्म होगा। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे और एक चीज समझ में आते हैं सर, इस एक्ट के बारे में पूछा, लेकिन क्या एक्ट चेंज हो चुका है? अभी भी क्या है? एनडीए में। और उन्होंने क्या बोला? डिस्कस द मेजर्स टू बी अडॉप्टेड विथ रेफरेंस टू एनडीए में। इसका मतलब मुझे एनडीए में का एक्ट क्या करना है? रट्टा, नो क्वेश्चन पॉलिसी। रट्टा मतलब रट्टा, अगर उन्हें 10-15 पॉइंटर्स बोलो कोई इशू नहीं है, 4-5 तो याद रखेंगे हमें, बात खत्म। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 10 पॉइंटर्स आई एम राइटिंग 5 मोर प्रिसाइसली देन। चलो आगे बढ़। 17 फास्ट एंड क्विक गाइस, 17 देखो, याद रखना आप, डिजास्टर मैनेजमेंट, जस्ट डोंट गो फॉर मैनेजमेंट, डिजास्टर का भी देखो अगर कुछ मिल रहा है क्या वहां पे। 17 में देखो, 17 जीएस पेपर 1, in what ways can floods be converted into a sustainable source of irrigation and all weather inland navigation। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको बोलता हूं डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ फ्लड्स इन इंडिया या अर्बन फ्लड्स इन इंडिया, अर्बन फ्लड्स की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं इस सवाल का टोन पकड़ता हूं तो भाई फ्लड्स का प्लस पॉइंट के बारे में बात की, माइनस पॉइंट की बात की है? प्लस। डू यू हैव समथिंग कॉल्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर? डू यू हैव समथिंग कॉल्ड अर्बन एग्रीकल्चर? तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, ये फैक्ट यूज कर सकता हूं। अच्छा, इसको क्या मैं वे फॉर्म में यूज कर सकता हूं एग्रीकल्चर को लेके? अगर किसी एरिया में नहीं हो रहा है पानी, बारिश है लेकिन हार्वेस्टिंग टेक्निक्स नहीं वहां पे, या इंफ्रा नहीं वहां पे, लेकिन बारिश हो रही है, क्या मैं इस स्टेटमेंट को कोट कर सकता हूं वहां पे? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या द कंसर्न गवर्नमेंट मे टेक अप्रोप्रिएट स्टेट्स टू कन्वर्ट अ डिजास्टर इनटू एन अपॉर्चुनिटी। सिंपल है। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा केसरी देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है ना कि वो फ्लड से कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इरिगेशन। सस्टेनेबल सोर्स का मतलब क्या? जो उसके मैं यूज कर सकता हूँ। एंड ऑल वेदर इनलैंड नेविगेशन ऑल्सो, जस्ट इमेजिन दिस। आज फॉर द मोमेंट ये भी सोच सकते हैं कि फ्लड का पानी एग्रीकल्चर यूज कर, यहाँ पे कितना जबरदस्त शब्द वापटा है, ऑल वेदर इनलैंड नेविगेशन। ये कितना जबरदस्त स्टेटमेंट मिला आपको, एग्जाम्पल मिला यहाँ पे। हमें क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है फ्लड्स कैन ऑल्सो बी अ थ्रेट
टू ऑन ऑल वेदर इनलैंड नेविगेशन, ये मुझे पुट करना पड़ेगा। इनलैंड का मतलब कि जो सिटी के अंदर से नेविगेशन हो रहा है, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में होता है, वो कॉमन इंडिया में भी बना है, कम है, लेकिन वो तो टेक्निकली इमेजिंग होगा, फ्लड से पानी का लेवल राइज होगा, गड़बड़ हो गया। हाँ, लेकिन आप उसका पानी अगर आप प्रॉपरली डाइवर्ट करते हो तो इसके लिए आप क्या बोल सकते हो, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है उसका, सबसे बेस्ट केस स्टडी केन बेटवा, बहुत बेस्ट है वो, इंदिरा गांधी कैनल, वाटर टू, ये है कि नहीं है। अब इसको मैं सीधा इसको नेगेशन में कहां पे लेके जा रहा हूं, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, थीम वही है। अच्छा, मैं इसको प्लस में यूज करूं, इसको माइनस में यूज करूं, समझ में आ रहा है। चलो जल्दी से कीवर्ड्स कौन से रहेंगे फिर यहाँ पे, 17 है ना, फ्लड्स, सबसे पहले तो मैं फ्लड्स को पकड़ूंगा, ठीक है। सस्टेनेबल सोर्स ऑफ, ये सस्टेनेबल सोर्स मत पकड़ो, सीधा इरिगेशन एंड इनलैंड नेविगेशन, बात खत्म, ठीक है। चलो देखो 3 में देखो जल्दी से, 17 GS3 क्या लिखा है, इन दिसंबर 2004 सुनामी ब्रॉट हैवॉक इन 14 कंट्रीज। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे केस स्टडी मिल गया, एग्जाम्पल मिल गया, फैक्ट मिल गया, ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया, वो भी सही है। डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑकरेंस ऑफ सुनामी। अगर ये क्वेश्चन में देखता हूं तो सुनामी तो बेसिकली ज्योग्राफिकल कंसेप्ट है, लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया, एंड इट्स इफेक्ट। सर यहां तक भी ज्योग्राफी है, अब आप फोड़ो, इसको फोड़ो, डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, राइट, बट इट्स इफेक्ट ऑन लाइफ एंड इकोनॉमी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। यस, अब यहाँ पे क्या लिखा है, लाइफ एंड इकोनॉमी, तो लाइफ का मतलब हर बार आप ह्यूमन लाइफ नहीं लिखोगे, एनिमल, दोनों लिखना पड़ेगा आपको। हम लोग नॉर्मल एनिमल लिखते कि नहीं, मतलब ह्यूमन लाइफ लिखते वगैरह नहीं, इकोनॉमी इन द लाइट ऑफ द गाइडलाइंस ऑफ एनडीए, रट्टा चाहिए मुझे। एक बात, अगर मैं गाइडलाइंस है, आप ही क्वेश्चन कोशिश करो, गाइडलाइंस है, सुनो में आपके सामने, तो आप क्या बोलोगे, भाई मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल तो नहीं कर सकते आप, प्रिपेयर्डनेस हो सकता है, रिकवरी हो सकता है। चलो देखते हैं, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म फॉर प्रिपेयर्डनेस टू रिड्यूस, प्रिपेयर्डनेस किसके लिए, टू रिड्यूस द रिस्क, राइट। देखो ये है फर्स्ट टाइम, 18, चलो 18 वाला जल्दी से देख लीजिए। अब थोड़ा सा ना यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था, सेंडाई फ्रेमवर्क नाम का एक फ्रेमवर्क सेटअप हुआ था साधारण उस दैट टाइम पीरियड। तो उन्होंने बेसिकली जो फ्रेमवर्क है, इवन इंडिया हैज बीन अ सिग्नेटरी ऑफ दैट फ्रेमवर्क, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एक ब्रॉडर टर्म ले लिया, उसके ऊपर सीधा सवाल पूछ दिया, डिस्क्राइब वेरियस मेजर्स टेकन इन इंडिया फॉर DRR। मतलब इनका कहना क्या है कि हर बार चीजें होने के बाद मिटिगेशन रिकवरी वगैरह नहीं, पहले हम लोग अभी प्रोडक्शन में जाएंगे। अब प्रिवेंटिव मेजर्स, तो सेंडाई फ्रेमवर्क कहा ना, प्रिवेंटिव मेजर्स पे अब ज्यादा फोकस करो, उसके ऊपर है, क्योंकि जो होने वाले चीज है वो तो होते ही रहेगा, वो नुकसान जो करना है वो करके ही जाएगा, लेकिन इतनी कोशिश कर सकते हैं वो नुकसान को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, जीरो तो नहीं कर सकते, राइट। उसके लिए वो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। एंड आफ्टर साइनिंग, देखो टेकन इन इंडिया फॉर DRR बिफोर एंड आफ्टर साइनिंग सेंडाई फ्रेमवर्क। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं इंडिया इज अ सिग्नेटरी। एक स्टेटमेंट मिल गया मुझे केस स्टडी का। हाउ इज दिस फ्रेमवर्क डिफरेंट फ्रॉम योगा फ्रेमवर्क ऑफ, यहाँ पे अगर मैं पीवाई कुछ करता हूं तो मुझे समझ में आ रहा है डिजास्टर को लेके मेरे पास NDA में है, योगा फ्रेमवर्क है, अब नया कौन सा है, सेंडाई फ्रेमवर्क। तो क्या इसको मैं यूज नहीं कर सकता, डिजास्टर डिप्लोमेसी में यूज नहीं कर सकता, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, 19 फास्ट एंड क्विक, पेपर 3, वल्नरेबिलिटी इज एन एसेंशियल एलिमेंट। ओके, वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या, वल्नरेबल सेक्शंस, द पीपल हु आर वल्नरेबल टू थ्रेट, ठीक है, जिसके नुकसान होने की शक्यता ज्यादा है। अभी फ्लड्स आ रहे हैं तो जो नदी के किनारे जो रहने वाले लोग हैं उनकी जान ज्यादा खतरे में है, तो जैसा वल्नरेबल। अगर लैंडस्लाइड हो रहा है और आप वहां पे स्लोप पे रहते हो तो आपकी जिंदगी खतरे में है, तो यू आर वल्नरेबल। अगर मुझे पता है कि बेसिकली हिमालयस में कोई सेंसिटिव एरियाज है जहाँ पे अर्थक्वेक होने के चांसेस ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और मैंने सोच लिया कि घर मुझे वहीं पे बांधना है, तो हो सकता है कि अगले जन्म में आप सीधा सबडक्शन जोन में मिलो, तो यू आर विल बी वल्नरेबल। समझ में वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर डिफाइनिंग डिजास्टर इम्पैक्ट्स, ठीक है, एंड इज थ्रेट टू पीपल, बट ऑब्वियस है।
हाउ एंड इन व्हाट वेज कैन वल्नरेबिलिटी कैन बी कैटेगराइज्ड? तो इसका मतलब यहाँ पे सीधा सवाल क्या गया है, बेसिक पे गया है, कैटेगराइज डिफरेंट, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी विद रेफरेंस टू डिजास्टर्स। तो इसका मतलब क्या है, सवाल को आराम से पढ़ो, क्या बोल क्या रहा है वो आपको, व्हाट इज दिस सवाल एग्जैक्टली ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, ये तो होगा कैटेगराइजेशन, तो सिंपल टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी। लेकिन आगे पढ़ो, क्या लिखा है उन लोगों ने, आगे पढ़ो। अगर आप पढ़ोगे, कहा गया विद रेफरेंस टू, इसका मतलब मुझे सिर्फ वल्नरेबिलिटी के बारे में नहीं लिखना है, डिजास्टर के हिसाब से। जी अभी जो जो लोगों का खतरा लैंडस्लाइड को है, उनको दिस आर डिफरेंटली वल्नरेबल। जो फ्लड प्लोन एरिया में, दिस आर डिफरेंटली वल्नरेबल। तो मुझे उस हिसाब से लिखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सीधा दिया है। तो यहाँ पे क्या है, इट इज को डिमांड विद इम्प्लाइड डिमांड, हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक नाउ। कैन आई जस्ट राइट द मेन हेडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी, डिजास्टर कनेक्टेड वल्नरेबिलिटी? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो डिजास्टर नहीं, मोस्टली यहाँ पे नेचुरल ही रहेगा डियर, मोस्टली यहाँ पे नेचुरल। अगर आपको आर्टिफिशियल, वेरी गुड पॉइंट सर, इसका कहना है कि वी कैन राइट इन टू एस्पेक्ट्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। वहाँ पे आर्टिफिशियल डाल दो, आप वहाँ पे डाल दो RIS, रिजर्वर इंड्यूस्ड डिजास्टर्स, न्यूक्लियर प्लांट्स, वॉर्स। वॉर्स वो इंटेंशनल होता है, डिजास्टर मतलब जो हुआ है, एक्सीडेंट्स सॉर्ट ऑफ, जैसे कि कोई फैक्ट्री, न्यूक्लियर प्लांट, चेरनोबिल वाला, भोपाल गैस ट्रेजेडी। जब मुझे पता है कि वहाँ पे एक कंपनी है और वहाँ पे उन लोगों ने क्या कर दिया कि झगड़ा करके वहीं पे सेटल हो गया, तो वो दिस इज इंटेंशनल गड़बड़ कर देना अपने वहाँ पे। अब मुझे पता है, हु इज कॉल्ड एज सौरो ऑफ बिहार, कौन सी नदी को कहा जाता है, कोसी। लेकिन फ्लड्स किसके कारण आता है, सप्त कोसी। सप्त मतलब क्या, 7 ट्रिब्यूटरीज ऑफ कोसी, 7 ट्रिब्यूटरीज मिलके पानी डालता है। अभी मैं जी करो, अगर ये रास्ता है सप्त कोसी का, ये देखो ठीक है, और मुझे पता है कि बारिश आने के बाद फ्लडिंग होता है, मैं बोलूँगा नहीं मुझे रिवर व्यू चाहिए, नहीं, पीपल आर हेजिटेंट, बी वॉट एवर रीजन, बी वॉट एवर रीजन, क्योंकि इंडिया में अनफॉर्चुनेटली डिस्प्लेसमेंट एंड रीसेटलमेंट बहुत भी इशू है। डिस्प्लेस करके लोगों को रीसेटल, डिस्प्लेस करना फॉर टाइम बिंग इज डिफरेंट, रीसेटल करना, रीसेटल मतलब क्या, भी बस तुम वहीं पे तुम्हारा जो भी आगे, तो वो इशू है, वापस गवर्नेंस करो, वापस अब दैट नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ दैट। इसलिए लोग, तो इसलिए तो बेसिकली हमारे पास वी हैव समथिंग कॉल्ड एज LWE, लेफ्ट विंग क्यों है, वहाँ पे मेन इशू क्या है, डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज रीसेटलमेंट। क्योंकि जो उनका पास्ट रहा है, उनको पास्ट से समझ में क्या क्या, बस सिर्फ पेपर पे ही बातें होती है अनफॉर्चुनेटली, वो हो ये, दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन नाउ। हमें क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को साथ में ही लिखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे एक बात बताइए, चलो इसका सबसे पहले एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ इसी सवाल का। इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, पक्की बात है, तो इसका मतलब है इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रहेंगे, बट किंतु परंतु मैक्सिमम जो साइक्लोन्स इंडिया में आते हैं वो होते हैं ऑन द ईस्टर्न साइड। मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सिर्फ ईस्टर्न पे आता है मैं, और वो भी अगर मैं एंगल के हिसाब से देखूंगा, सो दी कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर वाला भाग, नदन सिरकार, मतलब आपका जो ओडिशा वगैरह पट्टा है ना, हाँ हाँ, इस पट्टे पे ओडिशा वगैरह वहां पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, बेसिकली साइक्लोन्स हिट करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ऑन द ऑपोजिट मुंबई वगैरह वहां पे नहीं है। लेकिन मुंबई में इशू कौन सा, हैवी रेनफॉल। तो दोनों दोनों का इशू अलग होगा, बहुत कोस्टल एरियाज ना, दोनों के पास डिजास्टर्स है, बट लेकिन वल्नरेबिलिटी अलग अलग होगी यहाँ पे। अभी इमेजिन करो हिमालयस, हिमालय अगर देखोगे, ये पट्टा हिमालयस का है विच इज सेंसिटिव। देखिए ये जो नीचे पूर्वांचल वगैरह पट्टा है ना, पूर्वांचल मतलब नॉर्थ ईस्ट हिमालयन हिल्स, याद रखना। ऊपर वाले जो हिमालय है ना, जो नदर्न हिमालय बोलते हैं उसको माउंटेन्स बोलते हैं, ईस्टर्न हिमालय को, जो ईस्ट साइड वाले हिमालय है ना उसको हिल्स बोलते हैं, पूर्वांचल। समझ में आया आपको? ठीक है, वहां पे ये एरिया, मुझे ये एरिया है ना, यहाँ पे अर्थक्वेक्स ज्यादा है। तो भी अर्थक्वेक ज्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड ज्यादा होगा। लेकिन उसके तुलना में यहाँ पे लैंडस्लाइड्स कम है। पट्टा किसका, हिमालयस का है। लेकिन कैन आई कंपेयर दिस टू नाउ, नहीं कर सकता मैं। यहाँ पे चेरापूंजी है, यहाँ पे गुजरात का ये कट्टा है, देखो ये यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। हिमालयस के हल्का सा नीचे आ जाओ, यहाँ पे राजस्थान वगैरह है, ड्राउट कंडीशन है। तो इवन ड्राउट इज अ डिजास्टर लिखा है वहाँ पे, ड्राउट हैज बीन अ डिजास्टर, इशू हो गया वहाँ पे। तो अलग अलग लोगों को आपको अलग अलग, सॉरी अलग अलग डिजास्टर्स को अलग अलग आपको वल्नरेबिलिटी डिस्कस करना पड़ेगा यहाँ पर, समझ लो।
चलो तो जल्दी से बाकी का आप क्वेश्चंस कर लो, उतना वक्त नहीं हमारे पास, जल्दी से लिख दीजिए रिपीटेड थीम्स, फास्ट एंड क्विक, रिपीटेड थीम्स, जल्दी से, बाकी आप लोग कर लोगे, राइट। चलो इसमें भी 3 टाइप डाल दो, सो बेसिकली रिपीटेड थीम्स फ्रॉम पीवाईक्यूज, इसको हम लोग 3 इसमें ग्रुप करेंगे, थीम 1, थीम 2, थीम 3, ठीक है। थीम नंबर 1 डाल दो जल्दी से, टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स, टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स, ठीक है। आप इसके अंदर आप लिखोगे, समझना, फास्ट एंड क्विक। चलो कॉजेस, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, mechanism for preparedness, causes comma consequences comma mechanism for preparedness, mechanism for preparedness dash dash, causes consequences and mechanism of preparedness dash, earthquakes, earthquakes ब्रैकेट में लिखो सिस्मिसिटी, SEISMICITY, सिस्मिसिटी, comma landslides, comma droughts, comma floods, comma urban floods, comma cloud burst, comma tsunamis, comma cyclones, सुनामीज कॉमा साइक्लोन्स, ब्रैकेट में लिखो ट्रॉपिकल, ब्रैकेट में लिखो ट्रॉपिकल, इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में ही सवाल पूछा जाएगा। लास्ट कोस्टल इरोजन, जो काफी पीक पे है, कोस्टल इरोजन, प्लीज गिव मी अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस, फास्ट एंड क्विक। केरला एक्सीडेंट नंबर 2, सबसे फेमस नॉर्थ में हुआ है, बोलो। मुंबई ठीक है, अजून वेरी फेमस इतने हुआ है, इतने में हुआ है 2-3 सालों में। एक मंदिर है, मंदिर है गुजरात में भी हुआ है, वेरी गुड, वहां पे भी हुआ है। जोशीमठ पता है, जोशीमठ उत्तराखंड, हाँ हाँ, वो भी प्रॉपर एग्जांपल ऑफ कोस्टल रीजन हुआ है वो, जोशीमठ, ठीक है। वो केसरी के बारे में पढ़ लीजिए, चलो ठीक है। थीम नंबर 2, हाँ हाँ, तिकडे नदियां आहे ना, हिमालयन रिव्हर्स आहेत ना तिथे, त्या हिशोबाने पकडत आहे ते, डोंट टेक इट लाईक कोस्टल स्टेट्स नाही वाळा, कोस्टल रिजनच्या हिशोबाने, ठीक है, ठीक है। चलो थीम नंबर 2 लेजिस्लेशंस, थीम नंबर 2 लेजिस्लेशंस, पॉलिसीज डैश, 3 याद है इसमें, नंबर 1 कौन सा रहेगा, नंबर 1 एनडीएमए, एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट, एनडीएमए नंबर 1, नंबर 2 सेंडाई, SENDAI, सेंडाई फ्रेमवर्क, नंबर 3 योगो, HYOGO, योगो फ्रेमवर्क, YOGO, योगो फ्रेमवर्क। और रिसेंट मेजर्स, रिसेंट मेजर्स, हाँ इसमें इसमें रिसेंट मेजर्स, रिसेंट में जैसे आंध्रा मॉडल है कि नहीं साइक्लोन के लिए, ठीक है, हाँ ऐसे में देते हैं। एक काम कर, आपने एनडीए में लिखा है, उसके आगे ब्रैकेट में लिखो ड्राउट्स, जहाँ पे एनडीए में लिखा है थोड़ा और स्पेसिफिक लिख लो, ड्राउट्स कॉमा सुनामीज कॉमा क्लाउड बस्ट, ठीक है। थीम नंबर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ डिजास्टर्स, रिसेंट मेजर्स, बस उतना ही लिखना आपको, रिसेंट मेजर्स बस, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी करेगा, ठीक है। एस्पेक्ट्स ऑफ डिजास्टर्स, फास्ट एंड क्विक, चलो एस्पेक्ट्स ऑफ डिजास्टर्स एंड DMC, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, DMC।
चलो इसमें 3 सब पॉइंट्स लिखेंगे जल्दी से, फास्ट एंड क्विक. नंबर वन डिजास्टर डैश टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी. इसका सब पॉइंट नंबर 2 डीएमसी. इसको स्टार करो, डीएमसी को थोड़ा स्टार करो. चलो इसमें क्या क्या लिख. नंबर 1 प्री डिजास्टर मैनेजमेंट. क्या था ये सोनी? हाँ, दैट इज टाइप नंबर 1. सब पॉइंट नंबर 1 इज डिजास्टर टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी. सब पॉइंट नंबर 2 इज डीएमसी. नो, ठीक है, डीएमसी. उसमें पॉइंट नंबर 1 लिखोगे, उसमें डीएमसी में पॉइंट नंबर 1 लिखोगे अभी प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, कॉमा डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, कॉमा डिजास्टर मिटिगेशन, कॉमा डीडीआर, कॉमा की एरियाज. डीडीआर आपण मगाशी बघितलं ना, डिझास्टर रिस्क रिडक्शन. ठीक आहे, सी डीआरआर सॉरी डीआरआर डिजास्टर. लिखो, आगे लिखो, ये कट करो, डीडीआर कट करो, डीआरआर. ठीक है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. लिखो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टर्म्स अभी हम लोग प्रैक्टिस ही करेंगे, कीवर्ड से खेलना है. ठीक है, जल्दी से लास्ट में लिखो की एरियाज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. लिहिलं का तुम्ही? अरे सुनो, थीम थी क्या, एस्पेक्ट्स है, उसमें 2 पॉइंटर्स है, बरोबर है. एक इज बेसिकली टाइप्स ऑफ डिजास्टर वल्नरेबिलिटी, पॉइंट नंबर 2 इज बेसिकली डीएमसी. उसमें क्या क्या लिखा? प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर मिटिगेशन, डीआरआर, एंड लास्ट इज की एरियाज ऑफ डीएम. अब यहां पे ये जो आपने लिखा ना प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, वहां पे प्री को अंडरलाइन करो. नेक्स्ट में प्रिपेयर्डनेस को अंडरलाइन करो, मिटिगेशन को अंडरलाइन करो, डीआरआर है उसके रिस्क रिडक्शन को अंडरलाइन करो, और लास्ट में की एरियाज को अंडरलाइन करो. ना जल्दी से लास्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे इसके बारे में. एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर 25-26. एक्सपेक्टेड, चलो एक्सपेक्टेड जल्दी से इसको स्टार कर दीजिए क्योंकि ठीक है. पॉइंट नंबर 1 कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रा. DRI. ठीक है, DRI या इसको CDRI लिख दो, सिंपल CDRI. कोएलिशन भी है ना, CDRI. पॉइंट नंबर 2 क्राउड डिजास्टर्स. पॉइंट नंबर 2 इज क्राउड, डिस्कस करेंगे क्राउड डिजास्टर्स. ठीक है, ये मैन में डिजास्टर्स होते हैं, क्राउड डिजास्टर्स. ठीक है, जैसे कि बताइए कौन सा? स्टैम्पेड, सिंपल लैंग्वेज में स्टैम्पेड. ठीक है, सिंपल. चाहे तो ब्रैकेट में लिख दो, मैन में डिजास्टर्स लिख दो, एग्जांपल. चलिए लिखो यहाँ पे, क्योंकि ये भी बहुत कभी सीरियस कंसर्न हो चुका है. ठीक है, पॉइंट नंबर 3 वेव्स, हीट वेव एंड कोल्ड वेव, इसको भी अभी कंसिडर किया जा रहा है. ठीक है. नंबर 4 ड्राउट मैनेजमेंट. फॉरेस्ट फायर्स, एनी वेरी गुड एग्जांपल? कैलिफोर्निया, LA, वेरी गुड. ठीक है, चलो अर्बन फ्लड्स, फास्ट एंड क्विक. अर्बन फ्लड्स. ठीक है, नेक्स्ट इज साइक्लोन मैनेजमेंट.
साइक्लोन मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखो, ब्रैकेट में इसके आगे लिखो नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट। आई रिपीट, नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, आगे लिखो, चलो जल्दी से। DRR in policy making, DRR in policy making, DRR in policy making, disaster risk reduction in policy making। ठीक है, नेक्स्ट DMC and NDMA plan, DMC and NDMA plan, इनकी करेक्टिव एफर्ट्स, DMC आणि NDMA plan, and the last one is crisis versus disaster management, crisis versus डिजास्टर मैनेजमेंट। अभी आपके लिए एक असाइनमेंट होगा आज के आज, एंड व्हाट आई एक्चुअली एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज दैट यहां से आई वुड से 10 पॉइंट्स है। ठीक है, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करो और आप ही लोग मुझे बताइए कि आप लोग किस टॉपिक के बारे में लिखना चाहोगे कल। तो कल मैं इसके ऊपर टेस्ट लूंगा, थोड़ा देखो आप। आई डोंट वांट एनी सर इसका हमारा बेसिक्स नहीं है, कुछ नहीं, गूगल करो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। हो सकता है कि मैं कल इसके ऊपर ही आपको ऐसे लिखने लगाऊं, कोई भी 10 टॉपिक उठाओ, आपके ऊपर है। क्योंकि मैं सीधे इसको कॉपी पेस्ट करूंगा, मैं क्या बोल दूंगा, पिकअप एनी 1 आउट ऑफ 10। आप लोग बताइए, अगर मैं कर दूंगा तो मुश्किल हो जाएगा। मैं सीधा बोल दूं आपको ये पॉइंट नंबर 8 गवर्नेंस बोलो, व्हाट आई थिंक जो इंक्रीजिंग कंसर्न है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो क्राउड मैनेजमेंट एक होगा, सॉरी क्राउड डिजास्टर एक होगा, एंड फॉरेस्ट फायर्स भी अच्छा है क्योंकि इंडिया में भी थोड़ा सा फॉरेस्ट फायर्स का इशू है। क्या बोले, इंडिया में कम है लेकिन थोड़ा ग्लोबल इवेंट से ज़्यादा है। वेव्स प्रीलिम्स में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पॉइंट नंबर 10 थोड़ा देखो, अच्छा टॉपिक है। कौन है रे, कौन था ये, थोड़ा पढ़ो ना, पढ़ो थोड़ा सा मुझे। अच्छा छोड़ के बात नहीं, चलो आप लोग बताओ। चलो एक नंबर, तो पॉइंट नंबर 2 तो फिक्स हो गया। चलो पॉइंट नंबर 2 तो फिक्स है। आई रिपीट, मैं किसको भी बोला कि यहाँ पे बोलूंगा बड़ा सा एलोकेशन स्पीच देने के लिए। फॉरेस्ट फायर्स का प्लस पॉइंट देखो, माइनस पॉइंट क्या है, फॉरेस्ट फायर्स इंडिया में इतने नहीं है, मैं वो कहना चाहता हूँ। और वो कैसा है, डिजास्टर मैनेजमेंट ये है ना, हमेशा यूपीएससी इंडिया लेवल के, इंडिया एस्पेक्ट से ही पूछेगा ना वो। एक्चुअली व्हाट आई थिंक इज दैट आप लोग ने ये लिखना चाहिए था, कोशिश तो करो 10th वाला। अरे बाप रे, अच्छा एक काम करते, पॉइंट नंबर 4 तो लिखते हैं, पक्की बात है, ओके। तो इसके ऊपर कल 2 ऐसे लिखेंगे हम लोग। आई रिपीट, इसके ऊपर 2 ऐसे लिखेंगे, आपको ही पूछ के लिखा हूं मैंने, याद रखना। हाँ तो भाई ये कैसे हो गया, ये तो मैं एग्जांपल भी दे दिया आपको यहाँ पे, ये हो गया नहीं तो कंपलसरी। ब्रेक काम कर दे, ये रहा कंपलसरी। चो क्राउड मैन डिजास्टर, हाँ तो क्राउड मैनेजमेंट का, क्राउड का है डिजास्टर कंपलसरी, पक्का साहिल बोल भाई। ठीक है, अब बाकी के 9 में सब उठाओगे, ठीक है। हम लोग कल क्या करेंगे आपको बोल रहा हूँ मैं, सो आई विल गिव यू टुमारो 5 टॉपिक्स, सही है। इसका सब मैं ये करूंगा, देखो लाइक 1 2 3 4 5। अब इसका हेडिंग कैसे होगा, कंपल्सरी क्वेश्चंस, क्राउड डिजास्टर। ठीक है, और
इसमें से आप लोग बताइए, इसमें से मैं पिकअप कर लूंगा। क्लियर है? सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 5, प्रॉब्लम क्या होगा, कल की कंडीशन हो जाएगी, 4 लिखने बैठे आप, एक हो गया, 2 हो गया। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट 2 तो लिखेंगे, सिंपल है, ये छोड़ दो, सीधा आप इस दोनों के बारे में लिखो, क्योंकि इसके बारे में आप लिख सकते हो ड्राउट मैनेजमेंट। अब मैं चाहता हूँ इंस्टेड ऑफ गोइंग बुकिश टर्म्स, थोड़ा सा आप एक आधिकारिक हिस्से से सोचो, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, सवाल है ना। अब यहाँ पे क्या है, एक सवाल का हमने स्टार्टिंग देखा था, तो आपके आंसर में फील आना चाहिए। तो यहाँ पे जब जैसे आप अधिकारी हो गए, तो सिंपल सी बात है, मैं कोई ना कोई आई विल बी फॉलोइंग अ गाइडलाइन, उस गाइडलाइन को मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूँ, तो यहाँ पे मेरा अप्रोच आएगा। दिस अप्रोच विल डिटरमाइन योर OLQs। गाइडलाइन में जो गाइडलाइन मैं सबको दे दूंगा यहाँ पे, लेकिन हर एक थॉट प्रोसेस होगा ना वहाँ पे, सर इसको ये ऐसे करना है, इसको वो करना है वगैरह, तो श्योर शॉट है। ठीक है, लेकिन फिर एक काम करते हैं, कल हम लोग ओपन बुक नहीं रखेंगे, फिर फायदा है ना। ओपन बुक ठून का फायदा है, इफ इनकेस अगर मैं आपको प्रायर ही 2 टॉपिक्स दे रहा हूँ, क्लियर है, तो कल बिल्कुल ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, कंपल्सरी 2 क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे हमको, हमें क्लियर? ठीक है, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं अभी। एनी डाउट्स ऑन दिस? चलो जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, और उसके ऊपर ही डिस्कशन करेंगे, PYQ को पकड़ के टॉपिक डाल दीजिए, थीम वाइज कीवर्ड्स। थीम वाइज की वर्ड्स, कोई भी एक थीम मैं पकड़ूंगा, उसको मैं एलेबोरेट करूंगा, बाकी थीम्स आप लोग मुझे ऑन द स्पॉट बताओगे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे लिखने में, सिंपल। चलो, तो मैं पहले ही पकड़ता हूँ थीम वर्ड। डू हैव समथिंग कॉल्ड एज, तो हम लोग हमेशा यही बोलते हैं, इसके ऊपर सवाल आया है बार बार, वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, तो उसको लेकर मैं स्टेटमेंट देखो मैं लिख रहा हूँ, मुझे एक बार वल्नरेबिलिटीज का इसका मतलब है कि बेसिकली लोग वहाँ पे वल्नरेबल है, और उनको उन चीज़ों की आदत लगेगी ऑन द लॉन्ग टाइम, है ना। तो आप एक टर्म निकलता है, समथिंग कॉल्ड एज फ्रॉम लोकल रेजिलियंस टू लोकल पार्टिसिपेशन। चलो बताइए इसका मतलब क्या होगा, एक मिनट, ये लोकल इसको वी कर दो, वोकल कर दो इसको। ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए प्लीज, डोंट आंसर इन कोरस, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। चलो तेज सुनी, बताइए व्हाट डू मीन बाय, सिंपल है, लगा सा नॉलेज की जरूरत नहीं है, इसमें जीएस का सिलेबस लगाओ, चलो देखता हूँ मैं। आई रिपीट, नो वन विल आंसर इन कोरस, शब्द आपके सामने 4 शब्द है, इसमें मुझे जीएस का सिलेबस कहाँ कहाँ लग सकता है लगाइए, 4 शब्द आपके सामने है। ठीक है, नंबर 1 सिंपल, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर, इस हिसाब से चाहिए ना। या आपको लगता है सर ए शब्द को लेके मुझे एक टर्म याद आ रहा है, या कोई आर्टिकल मुझे याद आ रहा है, ऐसे भी आप कुछ कर सकते हो। सोशल जस्टिस, ठीक है, ओके, एक एक शब्द को फोड़ो। वोकल मतलब वॉइस, वॉइस ये कहाँ पे है, कुछ है संविधान में कहाँ पे वॉइस वगैरह, किसके बारे में, वॉइस उठाना, आवाज़ उठाना, कुछ है आर्टिकल 19, 19 में कुछ फ्रीडम्स है हमारे पास, आर्टिकल 19 क्लॉज सब क्लॉज है, क्या है, FOAC, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर आपको फ्रीडम नहीं होता तो आप रेजिडेंट कर रहे थे वहां पे, एक ही शब्द को पकड़ो ना वहां पे। चलो आगे क्या लिखा है, रेजिडेंस, ठीक है, इवन रेजिडेंस इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, वो भी तो आपका फंडामेंटल राइट है ना एक्सप्रेस करना, आर्टिकल 21 आ गया वहां पे, ठीक है, लेकिन वहां पे आगे भी क्या लिखा है, थ्रू लोकल, अच्छा टू नहीं, सॉरी टू नहीं है, इसे थ्रू है, through, दोनों लिख दो, लोकल एंड, लोकल एंड
वोकल रेजिलेंस कैसे? थ्रू पार्टिसिपेशन। ऐसे ठीक। और क्या क्या है? बोलो चलो जुगता। लोकल पार्टिसिपेशन, तो पार्टिसिपेशन ये शब्द आ रहा है, पार्टिसिपेट करने का अधिकार कहाँ पे दिया है? आर्टिकल 19 में है, पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। ठीक है, वो एक और एक्सीलेंट। लोकल, लोकल शब्द वहां पे, लोकल का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। लोकल का ही ये जो शब्द है यहाँ पे लोकल, इट्स अ रेप्लिकेशन ऑफ व्हाट? इट्स अ रेप्लिकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक। लोग है तो मैंने डेमोक्रेटिक डाल दिया, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन डाल दिया मैंने, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस डाल दिया यहाँ पे मैंने, डेमोक्रेटिक मैंने बेसिकली यहाँ पे डिसेंट्रेशन डाल दिया। आ गए शब्द? कल के कुछ डीज याद है क्या आपको? कल के डीज कुछ लिखे थे हमने। डिमांड है, डेमोग्राफी आ गया यहाँ पे, और क्या क्या है? डिसेंट्रेशन आ गया यहाँ पे, अजून डिसीजन मेकिंग। तो बेसिकली वेरी गुड, पार्टिसिपेशन इज बेसिकली व्हाट? डिसीजन मेकिंग आ गया पार्टिसिपेशन का। देखो वही कीवर्ड्स है, लेकिन हम लोग अब यहाँ पे यूज कर रहे हैं। वो कीवर्ड्स आपको रट्टा होने ही चाहिए, आई रिपीट। ठीक है, चलो आगे। अच्छा, और एक मैं आपको देता हूँ, एक लिखो चलो कीवर्ड्स, कुछ लिखो जल्दी से, फास्ट एंड क्विक कीवर्ड्स। क्योंकि देखो ये जो कीवर्ड्स है इसको हम लोग दो में डिवाइड करेंगे। एक हम लोग लिखेंगे इन मेन बॉडी, एक हम लोग लिखेंगे इन वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन्स। ठीक है, तो हम लोग आई एम राइटिंग, हम लोग पहला वाला अभी हम लोग मेन बॉडी में लिखेंगे। समझ में आ रहा है? पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, डिजास्टर एज, डिजास्टर एज, रुको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं राइटिंग की वर्ड्स इन मेन बॉडी। हाँ, तो वो लिख सकते हो। ठीक है, उसमें भी नाउ स्टार्ट राइटिंग 1 2, जल्दी लिखो फास्ट एंड क्विक। चलो, डिजास्टर एज अ कैलेंडर इवेंट इन इंडिया। डिजास्टर को मैं बेसिकली क्या बोल रहा हूं? मैं इंडिया का एक कैलेंडर इवेंट बोल रहा हूं। ये शब्द जैसे कि इमेजिन करो, करो पकड़ो, अभी इसको एग्जांपल करो। अगर मैं सिर्फ फ्लड्स की बात करता हूं, इसमें मेन फ्लड्स कौन सा फिलहाल? अर्बन फ्लड्स। अर्बन फ्लड्स कब आ रहा है? ड्यूरिंग योर मानसून्स। तो ये कैलेंडर इवेंट हो गया। ठीक है, टेक्निकली देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज साइक्लोन्स। साइक्लोन से मोर और लेस अक्टूबर हिट्स में आता है, कैलेंडर इवेंट हो गया। अब इमेजिन करो मैं बात कर रहा हूँ लैंडस्लाइड्स की। लैंडस्लाइड्स कब आते हैं? मैं फुल चलो पूरा लिखता हूँ, लैंडस्लाइड्स। ठीक है, लैंडस्लाइड बेसिकली जैसे कि इमेजिन करो बहुत हेवी रेनफॉल गिर गया। अब हेवी रेनफॉल कब गिरेगा? मानसून, कैलेंडर इवेंट है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। हीट वेव्स, या एक काम करो हम लोग, वेरी गुड, वेव्स उसको ब्रेक ही करते हैं ना फिर। वेव्स में दो प्रकार सर, एक है हीट वेव्स, एक है कोल्ड वेव्स। फ्रीक्वेंट है ना यहाँ पे। तो इसका टाइम फ्रेम बताइए। एक तो ये मार्च में होता है, ये अक्टूबर हीट्स में होता है, ये टेक्निकली मई भी होता है, जून में होते थे। ठीक है, कोल्ड वेव्स काफ़ी लेस होते हैं, और अगर वो हुआ भी तो बेसिकली जैन दिसंबर, बाद में नहीं होता है, वो भी स्पेसिफिक है। तो देखो हो गया कैलेंडर इवेंट। और कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्लड्स हो गया वगैरह वगैरह। इसमें और एक लिख सकते हैं हम लोग, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट। ये भी कब होता है? व्हेन हेवी मानसून्स। समझ में आ रहा है आपको? विंटर फॉर्म में मिल सकता। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो इसके लिए मुझे क्या मालूम होना चाहिए? मुझे इसके लिए मालूम होना चाहिए डिजास्टर्स। अगर मुझे डिजास्टर समझ में आता है तो मैं बाकी के यहाँ पे चीज़ें लिख सकता हूँ। तो इसमें हमने यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ किया? एज अ
कैलेंडर इवेंट, जस्ट इमेजिन, ये शब्दों का उपयोग कीजिए। हमें क्लियर? ठीक है। दिस अक्टूबर हीट साइक्लोन जो लिखा है यहाँ पे, दिस इज अक्टूबर हीट हो गया, ठीक है। देन अराउंड फेब मार्च ऑल्सो, ठीक है। चलो इसमें पॉइंट नंबर 2 लिखते हैं हम लोग। दे जैसे कि ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, ए लिखो पॉइंट नंबर 1, इसका पॉइंट नंबर हम लोग इसी का पॉइंट नंबर 2 लिखते हैं। अब जैसे कि इमेजिन करो, देयर आर सम डिजास्टर्स जो बेसिकली दैट टाइम तो इतने फील नहीं होते, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं, जिसके इफेक्ट्स स्लो 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 होते कि नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रीपिंग डिजास्टर्स, बरोबर है। एनी एग्जांपल क्रीपिंग डिजास्टर का जो स्लो स्लो होगा? एक्सीलेंट, वेरी गुड एग्जांपल। कोस्टल एरिया तुरंत नहीं होगा, लेकिन वो होगा। लैंडस्लाइड तुरंत नहीं होता बढ़ाते, इंस्टेड ऑफ दे यू कैन राइट बेसिकली क्या बोलते हैं, सॉइल फ्लो, सॉइल फ्लो, क्योंकि वो क्या होता है टिल्ट करते हैं पिलर्स वगैरह कि नहीं, तो ठीक है। देन इमेजिन करो, और एक टर्म यूज कर सकते हम लोग यहाँ पे, देयर आर वेव्स है, स्पेसिफिकली मैं हीट वेव्स की बात करता हूँ, हीट वेव्स की बात करता हूँ। हीट वेव्स के कारण ऑन द स्पॉट तुरंत थोड़ा सा उसकी तकलीफ होती है, लेकिन उसके बाद जो लाइन लॉन्ग इफेक्ट है उसका, है ना, तो उसको लोग क्या बोलते हैं? दे वी कैन यूज द कोड साइलेंट किलर, यस राइट, एयर पोल्यूशन, इवन स्मॉग। हम लोग स्मोक को सिर्फ इतना समझते कि स्मोक और एक स्मोक एंड फॉग, राइट, लेकिन इसमें भी प्रकार है। वी हैव समथिंग कॉल्ड एज फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है इंडस्ट्रियल एरियाज में। ग्लोबल वार्मिंग में लग सकता है साइलेंट किलर, एब्सोल्युटली यस। एक्सेलेंट, ग्लेशियर मेल्टिंग में लिखो, वेरी गुड। अच्छा, अगर मुझे ग्लेशियर मेल्टिंग, ग्लेशियर सबको पता है ना, ग्लेशियर मेल्टिंग के बारे में लिखना है, राइट। अच्छा अच्छा, ये हो गया सबका लिख के, ठीक है। आई रिपीट, मैं अभी यहाँ पे बात कर रहा हूँ समथिंग कॉल्ड एज बिकॉज ऑफ राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, आई एम हैविंग ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के कारण या क्लाइमेट चेंज, वन एंड सेम थिंग, ठीक है। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि अगर जैसे इमेजिन, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? थ्रेट है ना, देयर विल डेफिनेटली थ्रेट्स। मैं अभी नेगेटिव टोन में जा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर थ्रेट, मैं बोलता हूँ अगर थ्रेट इज टू दी लाइफ फॉर्म्स, राइट, तो मैं एक्चुअली क्या बोलूँगा? तो थ्रेट किसको है? द बायोस्फीयर एलिमेंट ऑफ द अर्थ, पक्की बात है। वहीं पे देखो फर्क कैसे पड़ता है, वहीं पे हम लोग सी लेवल राइज बोलते हैं, देयर विल बी राइज इन सी लेवल। तो इसका मतलब इशू किसका हो रहा है? द हाइड्रोस्फीयरिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ, ठीक है। उसी तरह से मुझे बात बताइए, द मोमेंट यहां पे क्लाइमेट चेंज के कारण, तो टेक्निकली ये क्या है? क्लाइमेट है ना, तो ये कौन सा हो गया? दी एटमॉस्फेरिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ, सही है। अरे इसी क्लाइमेट के कारण डू वी हैव समथिंग कॉल्ड एज ग्लेशियर मेल्टिंग। ग्लेशियर इज इन विच फॉर्म? आइस फॉर्म को कौन सा स्फीयर बोलते हैं? क्रायोस्फीयर। यूपीएससी ने सवाल पूछा था ये। आप मुझे एक बात बताइए, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस क्रीपिंग डिजास्टर ग्लेशियर मेल्टिंग वगैरह, कैन आई राइट द क्रायोस्फीयरिक एलिमेंट या क्रायोस्फीयरिक डोमेन ऑफ अर्थ इज अंडर थ्रेट। देखो इसी को मैं इस तरह से लिख रहा हूं। अब ऐसे कि मुझे पता नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ये देखो, अब जैसे कि
क्लाइमेट चेंज, हम लोग क्या करते हैं, सील नहीं, इसको इसमें फोड़ो एलिमेंट्स में, जस्ट सी द पुटिंग ऑफ वर्ड्स, ऐसे लाइफ हम डैमेज होगा, बायोस्फीयर में चला जाएगा। हाइड्रोस्फीयर, सी लेवल राइज बोल दो, कोरस बोल दो, कोस्टल इरोजन बोल दो वहां पे। एटमोस्फेयर, क्लाइमेट चेंज, ऑल द एलिमेंट्स गड़बड़ हो जाएगा। ट्रोपोस्फेयर में गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज ट्रोपोस्फेयर इज ऑल अबाउट विद एलिमेंट्स, राइट। उसी तरह से आइस मेल्टिंग होगा, तो वहाँ पे क्रैशफेयर बोल दो आप वहाँ पे। अब ये कंसर्न है, अब इसके लिए ना जो अब हो क्या रहा है, ये जो ग्लेशियर्स है, दिस आर बेसिकली एविडेंसेस, एविडेंसेस ऑफ व्हाट, एविडेंसेस ऑफ लास्ट, है ना, ग्लेशिएशन पीरियड या लास्ट ग्लेशिएशन साइकिल ऑफ द अर्थ, ये एविडेंसेस है, ठीक है। अर्थ विल ऑलवेज गो थ्रू साइकिल्स। अगर ये ग्लेशिएशन पीरियड रहा तो ये वार्म पीरियड रहेगा। तो हम लोग कहाँ पे, वार्म पीरियड में है। सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं आइस एज। वर्ल्ड मैप देखो सब लोग, वर्ल्ड मैप देखो, जस्ट ट्राई टू लुक अंटार्कटिका, सबसे बेस में अंटार्कटिका देखो, सबसे बेस में। तो अगर आप देखोगे, ये अखंड कॉन्टिनेंट है जो बर्फ से बना हुआ है, और ऐसे जगह पे टिका है जहां पे पानी ही पानी है, राइट। तो इस, है ना, तो आर्टिक नॉर्थ वाला, तो आप देखोगे इसका एक्सटेंड देखो, यहां से अटलांटिक का एक्सटेंड यहां से यहां तक है। अगर इसको भी कंबाइन करेंगे सबको, क्योंकि ये जो दिख रहा है दैट इज 10%। कभी ये भी तो सोचो, ये हमने देखा है ना अभी सब, तो ये 10% ही है भाई, 90% नीचे, तो इमेजिन करो वो कितना बड़ा रहेगा अभी। ऐसे कहा गया है कि हम लोग आइसक्रीम्स घर पे जब आइसक्रीम का बार लाते हैं ना वो क्यों, तो अपने कहते स्लाइस में देखा, आप तो कासा कौन खाता का, एनीवन, आकाश ऐसा कोई खाता है नहीं ना, ठीक है। ठीक है, तो इमेजिन करो रिसेंटली, वेरी रिसेंटली, जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट, या एंटार्क्टिका होगा, राइट। तो उसका ये एक टुकड़ा ऐसे गिर गया, राइट, टुकड़ा स्लाइस, वो स्लाइस कितना बड़ा है आपको पता है, ज्यादा बड़ा नहीं भाई, इतना ही बड़ा है सिर्फ। क्योंकि याद रखना, वो दिखते वक्त इमेजिन करिए पानी का लेवल है, तो मुझे जो दिख रहा है वो तो ये दिख रहा है ना, मुझे ये गिर गया है, लेकिन ये जब गिरेगा तो ये भी तो ऊपर आएगा ऐसा। अब ये सोच, उसने सुनामी लाई है, यहाँ पे कहा तो भी ये कट हुआ है, सुनामी यहाँ तक आई है। अब ऐसा तो नहीं वो स्लोली गिरेगा, इतना बड़ा वो लिटरली बाहर आ रहा है, और उसका जो इम्पैक्ट यहाँ तक फील हुआ है। आपको मैं निसर्ग, नेचर का एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, जस्ट इमेजिन दिस, यहाँ पे ये जो ब्राजील का पार्ट है ना, यहाँ पे आई थिंक पैसिफिक ओशन, यहाँ पे देयर इज एन आइलैंड जो समुद्र के नीचे है, क्योंकि पैसिफिक ओशन वैसे भी काफ़ी बेस वाली है ना, डीप में है। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो आइलैंड वॉल्केनिक आइलैंड है, समुद्र में वॉल्केनिक आइलैंड, ठीक है। अब वो अभी वॉल्केनिक आइलैंड है, तो बेसिकली वो हो गया बस्ट। सुमो, जो मैं क्या बोल रहा हूँ, पानी के अंदर है ज्वालामुखी, बस्ट हुआ। पहले भी पानी की डेंसिटी कितनी हेवी होती है, अब उसके ऊपर उसका डेप्थ भी उतना ज़्यादा है, तो अगर बस्ट भी होगा तो इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। इमेजिन करो, वो बस्ट इतना भयानक था, उसके इफेक्ट्स, आई रिपीट एंड आई कोट, उसके इफेक्ट्स ट्रोपोस्फियर तक फील हुए थे। अभी अगर गलती से कभी वो जमीन पे होता, अ स्टडी सेड दैट वो एटमॉस्फेयर के लेयर को फोड़ देता। साओ पालो कुछ नाम है उसका, नहीं ऐसा कुछ, उसका पी से कुछ नाम है वो आइलैंड का। मैं अगर मिलता हूं, मैं कल शेयर करूंगा आपके साथ। जस्ट इमेजिन दिस, अ सबमर्ज्ड वॉल्केनिक माउंटेन, पानी की डेंसिटी कितनी भयानक होगी ना, वो वाइब्रेशन फील होगा ना वहां पे उनको, सुनामी आती है, एनर्जी रिलीज होती है। जस्ट इमेजिन दिस, वो गलती से अगर सरफेस पे होता तो, गलती से भी अगर, देयर हैज बीन अ स्टडी, मतलब एविडेंस है ना, पानी की और वैसे भी नहीं कि कोई इंडियन ओशन की डीप छोटी है, पैसिफिक ओशन डीपेस्ट ऑफ ऑल, इसके ऊपर अगर वो फुट रहा है तो वो होता। और ये जब चीजें होती है ना, ऑलवेज रिमेंबर, ऐसे चीजों से नेचर खुद को है ना रिपेयर करते होता है, ये भी चीज़ आपको याद रखना, द नेचर विल ऑलवेज रिपेयर इट सेल्फ। एक स्टेप में मैं आपको बोलना चाहूंगा, यहाँ पे मैंने सुबह ही डिस्कस किया था, यहाँ पे भी है अमेजन फॉरेस्ट, पक्की बात, ये एक फॉरेस्ट है, यहाँ पे सहारा है, दोनों के बीच में अखंड 4,500-5,000 माइल्स का डिफरेंस है, ठीक है, दोनों कॉन्टिनेंट्स में, पक्की बात है, दोनों के बीच पानी है,
ऐसे नहीं कि ये भाई साहब यहाँ से कोई आएगा पानी लेके और यहाँ पे पानी डालेगा. I quote a statement. The existence of this Amazon forest. I quote the existence of the Amazon forest. है ना? It owes to the Sahara forest. It owes its existence. मतलब मैं क्यों जिंदा हूं? तो भाई आपके लिए, आपके कारण. म्हणजे हे सहारा जे हे जे अमेझॉन फॉरेस्ट आहे ना, ह्याचं अस्तित्व याच्यामुळे आहे. आई एम टेलिंग यू वाय. ये देखो, ये ट्रॉपिकल कंट्री है. पक्की बात है. मुझे एक बात बताए, ट्रॉपिकल कंट्री में विंड्स कौन से होते हैं? ट्रेड विंड्स है. विंड्स दो ही प्रकार के, एक चीज हमेशा रखना, वेस्ट ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज. पोलर, ईस्टर्लीज. टेम्परेट, ट्रॉपिकल. विंड्स दो प्रकार के. ग्लोब में देर इज नथिंग लाइक नदर्न एंड सदर्नली. ऐसे बहेंगे ऐसे बहेंगे. क्यों? क्योंकि हमारा अर्थ का रेवोल्यूशन ऐसा है. सिंपल. उस तरह से ये जो पट्टा है ये है किसका? ट्रॉपिकल पट्टे में. तो ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज का मतलब क्या? विंड, मुझे बात बताइए, विंड ऐसी आएंगी 1 या विंड ऐसी आएंगी 2. पॉइंट नंबर 1, ईस्टर ऐसे आएगी. तो यहां से जो विंड बहती है, अब मुझे एक बात बताइए, अगर कोई विंड है और वो डेजर्ट एरिया से बह रही है, इट्स फ्लोइंग फ्रॉम द डेजर्ट एरिया, राइट? हल्की होगा वो बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर्स. ठीक है. अब वो क्या करेगा? उसके साथ बारीक बारीक सैंड पार्टिकल्स को पकड़ेगा. अब उस सैंड पार्टिकल्स में देयर समथिंग कॉल्ड एनपीके फॉर्मूला. नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस. इट्स अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर. अब ये हर रोज टन्स ऑफ टन्स यहां से उठ के यहां पे आता है, जिसके लिए इसके सॉइल को जो और नेचुरल फर्टिलाइजर मिलता है ना, वो यहां से आ रहा है. और जिसके कारण ये हम सबको ऑक्सीजन देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको? लंग्स ऑफ द अर्थ. अच्छा, मुझे लंग्स है सही है. मुझे एक बात बताइए, कितना % कंट्रीब्यूट करता है अर्थ के ऑक्सीजन को? एटमॉस्फेयर इज 20%, राइट? 21%. जो हमारे लिए कितना ऑक्सीजन वो रिप्लिकेट बना रहा है? अराउंड 35%. एक सादा सिंपल जंगल. अब यहां पे अब इंसान है हम लोग, तो सुखा से की ना रहना, मतलब थोड़ा सा. तो उन्होंने क्या कर दिया वहां पे? मुझे एक बात बताए, सोलर पैनल्स कहाँ पे लगाते हैं? सोलर पैनल्स कहाँ पे लगाते हैं? जहां पे सिंपल सी बात, ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, राइट? नाउ व्हाट दे हैव ट्राई टू डू, कॉमन सेंस, अगर मैं सोलर पैनल, सोलर एनर्जी लगाना है, सो व्हाट आई विल, वेयर आई विल गो? ओपन एरिया. नंबर 1, डेजर्ट एरिया, जहाँ पे मुझे कॉस्ट ऑफ कटिंग भी कम है. सहारा से बड़ा क्या है? सहारा इट सेल्फ इज 12. सहारा वो डेजर्ट है, लेकिन 12-13 देशों में फैला हुआ देश है, डेजर्ट है वो. सबसे पहले एग्जाम्पल वो होगा. लेकिन ये भी तो सोचो, अब यहाँ पे जो विंड्स है, वो विंड्स यहाँ से यहाँ तक आ रही है रोज. यहाँ से वो 4-5 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है. अगर इट्स कमिंग रेगुलर, मैं रेगुलर भी छोड़ दो, 2-3 दिन में भी आती रहेंगी. तो इसका मतलब, और वो विंड्स से विंड्स आ रही है क्या? सैंड पार्टिकल्स है. तो उसका मतलब वो विंड्स को आपको हल्का रखना पड़ेगा. सैंड पार्टिकल्स सबसे सस्पेंडेड फॉर्म में होता है ना वो, तो उसको हल्का रखना पड़ेगा. अब प्रॉब्लम क्या है? ये हल्का कब रहेगा? जब वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा. तो हल्का है ना, उसको सब मॉइस्चर है, एयर उड़ जाएगा. अब प्रॉब्लम क्या, इन लोगों ने क्या किया यहाँ पे, एक उन्होंने ये किया था यहाँ पे, इस एरिया में उन्होंने लगा दिए तुम्हारे सोलर पैनल्स. देखते एनर्जी, क्योंकि अफ्रीकन कंट्री है, लाइट का वैसे भी वहाँ पे इशू है. ठीक है. उन्होंने डाल दिए बेसिकली वहाँ पे सोलर पैनल्स. अब प्रॉब्लम क्या हुआ, ये ज़मीन है, सैंड पार्टिकल्स कहाँ से उठेंगे? ये ज़मीन से ना. क्यों? धूप ज़मीन पे गिरेगा, ज़मीन गर्म होगी, ठीक है, और सैंड ऊपर उठा जाएगा, हल्का सा पानी उठा. अब प्रॉब्लम क्या, आपने सोलर पैनल डाल दिया, तो जो धूप है वो गर्म नहीं हो रहा है, सैंड गर्म नहीं हो रहा, तो अब वहाँ पे क्या आ रहा है? वहाँ पे जा रहा है शैडो. आप कभी भी एसी की रूम से जब बाहर निकलोगे, आपको हल्का सा हाथ को गर्म लगेगा, मतलब चिपचिपा ह्यूमिड लगेगा. सिमिलरली आप बेसिकली जब अंदर में तो आपको व्हेनेवर देयर इज चेंज इन टेम्परेचर्स, यू विल फाइंड व्हाट क्रिएशन ह्यूमिडिटी, हल्का सा मॉइस्चर. तो इमेजिन करो, अगर इतने बड़े देश में सारा आपने सोलर पैनल लगा दिया, तो वहाँ पे क्या क्रिएट होगा? ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी का मतलब क्या? वहाँ पे क्या क्रिएट होगा? मॉइस्चर. द मोमेंट मॉइस्चर इज क्रिएटेड, उस मोमेंट में आपको वहाँ पे कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा. कंडेंसेशन हो गया तो बारिश गिरना स्टार्ट हो जाएगा. अब यहाँ पे बारिश गिरेगा तो वैसे भी सोलर पैनल पैकअप होने वाले, वो छोड़ दो, तो रिपेयरेबल है. लेकिन ये जो विंड्स है, अब जब कंडेंसेशन होगा तो हल्का विंड हल्का नहीं होगा ना, दैट विल बी कंडेंस का मतलब क्या? वो विंड्स वेट रहेंगे, है ना, वेट हो जाएंगे, मॉइस्ट हो जाएंगे. अब ऐसे वेट विंड्स विल बी हेवियर, डेंसर. तो वुड यू थिंक दिस दो बी एबल टू कवर सो मच डिस्टेंस? तो गड़बड़ कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, और उनको फील हुआ है. अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, आई थिंक कुछ 1 या 2 साल पहले वहां पे ऐसे कुछ गड़बड़ करने के कारण सहारा डेजर्ट में फ्लड्स आए हैं. फ्लड्स एक्सेप्टेबल
हु कैन इमेजिन, हु वुड हैव इमेजिन कि द ड्राइएस्ट रीजन ऑफ द अर्थ वुड फेस स्नोफॉल? आप बताओ। स्नोफॉल मतलब मनाली का पूरा वो मनाली बिनाली शिमला पैकअप हो जाएगा, लोग राजस्थान में आ जाएंगे। जस्ट इमेजिन दिस, पूरा ज्योग्राफी का फिजिक्स ही बंद कर दिया था तब उनको समझ में एक प्रॉपर केस स्टडी बिठाई थी। उस केस स्टडी में कुछ 40-50 कंट्रीज के बढ़िया बढ़िया से जोग्राफर्स थे, उन्होंने बोले वो निकाल दो, वो गड़बड़ हो रहा है पूरा। जस्ट इमेजिन दिस, मतलब नेचर ये सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म कितना जबरदस्त है। उसको बोलते हैं नेचर्स सेल्फ थर्मो रेगुलेशन। खुद को वो नेचर ये करता। कभी भी ऐसा हुआ कि है ना सर वहाँ पे ज्वालामुखी हो गई, तो उसका मतलब नेचर का वो जो पार्ट है ना फॉर टाइमिंग बहुत ज़्यादा गर्म हुआ रहेगा, तो वो फेंक रहा है बाहर अभी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमने, तो ये समझ में आ रहा आपको? तिकड तुझ्यासारखी माणसं नव्हती. अगं तिने ते ट्राय एरर केला होता बाळा, कारण की आफ्रिका कंट्रीजमध्ये इश्यू कसा आहे माहिती का, वहाँ पे वी हैव अनफॉर्चुनेटली वी हैव करप्शन ऑलमोस्ट एट एवरी लेवल. करप्शन ऑलमोस्ट एट एवरी लेवल ऑफ गवर्नेंस, ऑलमोस्ट एवरी लेवल. ऐसा नहीं किसी, इट्स इधर करप्शन एट दी बॉटम लेवल, ठीक है, और इट्स करप्शन एट दी टॉप लेवल, जिसको व्हाइट कॉलर क्राइम्स या पिंक कॉलर क्राइम्स हम लोग बोलते हैं. तसं नाही तिथे, एकदम पीक करप्शन है. नंबर वन. नंबर टू, वहाँ पे बेसिकली वी डोंट हैव डेमोक्रेसी. वहाँ पे वी हैव पूरा का पूरा हुकुमशाही, पूरा मिलिट्री रूल है वहाँ पे. सिविल वॉर्स अलग लेवल पे चालू है. पैसा आ रहा तो पैसा हर एक जगह पे जा रहा है. तो इशू मग त्याने ते ट्रायल करण्याचा प्रयत्न केला. अब ऐसे भी नहीं ना कि अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इट इज मेड ऑफ लाइक 2-5 कंट्रीज. कितने कंट्रीज का अफ्रीका बना है? 50 वॉट, 4, 55, 56, 54 है वो. इमेजिन करो, अभी 54 कंट्रीज का एक कॉन्टिनेंट है. अब इतने कंट्रीज साथ में जाना अभी इसका, और उसमें भी 12-13 कंट्रीज में सहारा है. सो यहाँ पे नाउ, यहाँ पे आई नीड, अगर करना ही है सो आई नीड 3C अप्रोच. कौन सा 3C अप्रोच है? कोलैबोरेटिव एक्शन, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन. से आप कोलैब कर रहे हो, कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हो, हो गया गड़बड़. कोलैब कर रहे हो, कोऑर्डिनेट कर रहे हो, एक दूसरे को साथ नहीं दे रहे, हो गया गड़बड़. अच्छा, अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, चलो तो ये हो गया. हमने साइलेंट क्रेस भी देख लिया. अच्छा, हम लोगों ने क्या क्या लिखा है वहाँ पे? वल्नरेबिलिटीज लिख दिया, डिजास्टर्स, कैलेंडर इवेंट, क्रिप्टो डिजास्टर्स, कोस्टल रीजन. ठीक है ठीक है, चलो. कैलेंडर इवेंट लिख दिया क्या? कैलेंडर इवेंट लिख दिया. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. पॉइंट नंबर 2 लिख दो. पॉइंट नंबर मतलब नेक्स्ट पॉइंट उसे क्या अंदर, नेक्स्ट पॉइंट, साइलेंट वर्सेस वॉयलेंट डिजास्टर्स. साइलेंट वर्सेस वॉयलेंट डिजास्टर्स. नाही झालं झालं, वो संपला तो पॉईंट नंबर 1 संपला. आता नेक्स्ट पॉईंट, हां नेक्स्ट पॉईंट, नेक्स्ट कीवर्ड तसा, सायलेंट वर्सेस वॉयलेंट डिजास्टर्स. अच्छा, कैन आई से बेसिकली इवन मैल न्यूट्रिशन इज अ डिजास्टर? मैं बोल सकता हूँ, एब्सोल्युटली मैं बोल सकता हूँ. तो मुझे एक बात बताइए, जो मैल न्यूट्रिशन है साइलेंट साइलेंट में जाएगा, वॉयलेंट में जाएगा? यू कैन कोट इट दैट, समझ लो. ठीक है, ह्यूमन इंड्यूस्ड है, एब्सोल्युटली करेक्ट. पॉइंट नंबर 3 लिखो, डिजास्टर हॉटस्पॉट्स. डिजास्टर हॉटस्पॉट्स, डिजास्टर हॉटस्पॉट्स. ठीक है, उसके आगे एरो करो. एरो प्रॉपर एक बढ़िया ट्रायंगल निकालो. ट्रायंगल निकालो बढ़िया सा, क्योंकि ट्रायंगल के 3 पिक्स पे 3 चीजें लिखनी है मुझे. ट्रायंगल निकालो, 3 पिक्स पे 3 चीजें. नंबर 1, कॉन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज लिखो, क्लाइमेट चेंज. सेकेंड पिक पे लिखो, नेचुरल डिजास्टर्स. नेचुरल डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स. एंड थर्ड इसमें लिखो ह्यूमन डेंसिटी. क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर एंड ह्यूमन डेंसिटी. इमेजिन करो एक एरिया है, ठीक है, वहां पे तीनों चीजें हो रही है. नो डिस्कशन, सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग करो. आई रिपीट, एक एरिया है, वहां पे तीनों चीजें हो रही है. गिव मी एग्जांपल. ब्रेनस्टॉर्मिंग करो सबसे पहले तो. समझ लेगा तो ये सुनी.
करो फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग। सर आज घुटने का काफी एक्सेस हो गई। हिमालयन एरियाज पकड़ लो, जो हमने अभी उत्तराखंड का तो सबको पता है ना, उत्तराखंड फ्लड सिंपल क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ है, पक्की बात है। नेचुरल डिजास्टर हुआ है, वहां पे भीड़ थी, आहे कि नहीं? तो जब हम लोग तीनों को एक साथ पढ़ेंगे तो वो जो एरिया है तो उसको हमने क्या नाम डाल दिया? डिजास्टर व्हाट हॉटस्पॉट। देखो ये टर्म्स आने चाहिए आपके पास। सो इट्स व्हाट डिजास्टर हॉटस्पॉट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीसी एनडीएचडी, बात खत्म। यू कैन डू इट अर्बन फ्लड्स, डेफिनेटली यस। हाँ, कुठलं पण टाक, चेन्नई फ्लड्स, बैंगलोर फ्लड्स फेमस थे जो हुआ है, मुंबई फ्लड्स पण आहे, डेफिनेटली यस। वो मुंबई फ्लड्स कसं माहिती का, तो नॅचरल डिझास्टर पेक्षा इट इज लॅक ऑफ बेसिक अम्युनिटीज। हाँ यू कैन यूज इट, अप टू यू हाउ आर युझिंग इट नाउ, तसं आहे ते। म्हणजे डोंट लुक इन टू सर उसमें बैठ सकते क्या प्रॉपर डेफिनेशन, तसं बसायला पाहिजे थोडंसं। अर्बन फ्लड्स एग्जाम्पल बेस्ट आहे, पण अर्बन फ्लड्स वाई एम सेइंग नो, अर्बन फ्लड्स कहाँ ना का इट इज बेसिक अगर पानी का प्रॉपर पेनिट्रेशन नहीं हो रहा, ड्रेनेज नहीं हो रहा, तो दिस इज बेसिकली वहाँ पे कहाँ ना का मतलब सिविक एम्यूनिटीज, साइक्लोन्स एब्सोल्युटली यस, ड्रेनेज बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें कहाँ ना का ह्यूमन डेंसिटी को कंसिडर करना, नॉट क्योंकि यहाँ पे जो डिजास्टर लिखा है, अगर मैं यहाँ पे ह्यूमन डालता हूँ तो ह्यूमन में बेसिकली अगर मैं कॉजेज डालूंगा तो उसमें क्या का फेलियर ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज, तो डिजास्टर में नहीं आएगा। हमने लिखा ना नेचुरल, वैसा बोलो। हाँ लिख सकते हैं आप, कोस्टल साइक्लोन्स इम्पैक्ट वगैरह बोल रहे हैं। सुनामी, यस किसने सुनामी बोला? ऑन दिस स्पॉट कुछ होतं ना, वो आपके ऊपर हाऊ यू आर पुटिंग इट ना। व्हायलेंट व्हायलेंट डिझास्टर म्हणजे आपण बघत नाही एवढे शब्द वापरलेले आहेत, तो डिझास्टर व्हायलेंट नंबर वन, व्हायलेंट 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 ना, ठीक है, कि वायलेंट होना चाहिए ना वो। फ्लड वैसे अगर आर्म फ्लड तो वायलेंट होगा। अब वहाँ पे सुनामी भी बोल दिया, सुनामी भी अच्छा एग्जाम्पल है 2004 का, ठीक है, बस अभी मैं देखा था। देन यू कैन और एक लिख सकते हो आप। देन ये एक अच्छा शब्द लिखा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर जो भी नेक्स्ट पॉइंट है, कीवर्ड लिखो जल्दी से, फास्ट एंड क्विक। रिकरेंस ऑफ रिकरेंस ऑफ रिकरेंस ऑफ recurrence of disaster led loss, disaster led loss मतलब क्या हो रहा है, डिजास्टर हो रहा है और वहां पे कुछ काम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब बार बार क्या होगा वो, रिकरेंस का मतलब क्या, बार बार होना, ये सुनो। तो इसमें दो, अब इसमें दो पॉइंट्स लिखिए आप। फेलियर्स, लॉस है तो उसके उसको हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, उसको मिटिगेट नहीं कर पा रहे, या उसके ऊपर कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं ले रहे, जिसके कारण क्या हो रहा है, बार बार लॉस। देखो अगर साइक्लोन आना ही आना है, आंध्रा मॉडल है, साइक्लोन आना ही मुझे सॉरी ओडिशा मॉडल आना है, तो उसको तो मैं ये नहीं कर सकता। हाँ लेकिन मैं क्या करूँ, जो प्रिपेयर्डनेस है वहाँ पे, जो लॉस है, DRR डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डिजास्टर है उसके कारण रिस्क भी है, लेकिन यहाँ पे मुझे रिस्क रिडक्शन करना है। अगर मैं रिडक्शन पे काम नहीं कर रहा तो वो क्या हो रहा है, बार बार रिस्क रिकरेंट हो रहा है, वो उसकी बात कर रहा हूँ। समझ लगा सबको, समझ में? तो रिकरेंस ऑफ डिजास्टर लेड लॉस इंप्लाइज दैट मतलब वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इंप्लाइज दैट डैश कलेक्टिव फेलियर्स हर बार वाई ओनली द गवर्नमेंट इज रॉन्ग। सिलेबस में बोला रोल ऑफ एनजीओस, सिलेबस में बोला रोल ऑफ सिविल सोसाइटीज, सिलेबस में दिया है ना, तो हर बार सरकार क्यों गलत है, समझ में आ रहा? वो तो कलेक्टिव फेलियर ऑफ नेशंस प्लस गवर्नमेंट, प्लस डालो कॉमन ही, प्लस गवर्नमेंट प्लस कम्युनिटीज, इन तीनों को ब्रैकेट में डालो, इन तीनों को ब्रैकेट में डालो, एरो, इसके बाद एरो अल्टीमेटली लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी लिख सकते हैं हम लोग, ये अल्टीमेटली लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी।
ऐसा थोड़ी यार वहां पे हुआ तो वैसे कैसे देखेंगे, वो सिंहगढ़ रोड पे हुआ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं होना चाहिए। मेंटेलिटी है ना, वो फैक्ट है ये बात, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये हो गया अपना और एक लिखो कीवर्ड्स, अभी थोड़ा सा कीवर्ड्स इन कंक्लूजन्स, कीवर्ड्स इन कंक्लूजन्स, लास्ट पॉइंट कीवर्ड्स इन कंक्लूजन्स, कीवर्ड्स इन कंक्लूजन्स। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 जल्दी से, पॉइंट नंबर 1, फ्रॉम रिस्पॉन्स एंड रिलीफ अप्रोच, फ्रॉम रिस्पॉन्स एंड रिलीफ अप्रोच टूवर्ड्स, रिस्पॉन्स एंड रिलीफ कब होता है? आफ्टर, बरोबर है कि नहीं? तो बार बार आफ्टर पे फोकस क्यों करना है? ऐसे कुछ कर सकते हैं जो प्री में हो सकता है, प्रिवेंटिव में, टूवर्ड्स प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन, बरोबर है का? एनडीए में प्रिपेयर्डनेस मिटिगेशन टर्म सुना है पीवाईक्यूज में हमने, फ्रॉम रिस्पॉन्स एंड रिलीफ टूवर्ड्स प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन सेंट्रिक अप्रोच, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन, हाँ सेंट्रिक अप्रोच। ठीक है। तो अभी प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन को अंडरलाइन कीजिए, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन को अंडरलाइन कीजिए, एग्जैक्टली उसके नीचे लिखिए डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, बरोबर है का? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन नंबर 1। नंबर 2 गुड गवर्नेंस, कैन वी हैव दैट? बार बार सरकार क्यों, हमने भी तो कुछ तैयारी करनी चाहिए। सो कैन वी से समथिंग कॉल्ड एज प्रोएक्टिव सिटीजनरी, लिखो फिर प्रोएक्टिव सिटीजनरी। इंपोर्टेंस टू लोकल प्लस ट्रेडिशनल नॉलेज, होता ना कभी कभी, लोकल प्लस ट्रेडिशनल नॉलेज। अभी सुनामी आ रही है, लोकल लोग कैसे बोलते हैं? पानी नीचे जा रहा है, डर जाते हैं वो, लोकल नॉलेज है वो, ट्रेडिशनल नॉलेज है वो, कम्युनिटी एंगेजमेंट, बराबर है कि नहीं? ठीक है। सो कम्युनिटी एंगेजमेंट आप कहां पे डालोगे? वहां एक्टिव सिटीजनरी। अब इसका प्लस पॉइंट क्या है? जब सिटीजनरी एक्टिव होती है वो गवर्नमेंट को भी प्रेशराइज करती है। आपने एक्टिव सिटीजनरी लिखे, उसे लिखो डैश डैश रोल ऑफ एनजीओस, चलो जल्दी से, रोल ऑफ एनजीओस, रोल ऑफ एक्टिव सिटीजनरी लिखे कि नहीं, उसके आगे लिखिए डैश, एक्टिव सिटीजनरी के आगे लिखिए रोल ऑफ एनजीओस, कॉमा सिविल सोसाइटीज। ठीक है। आपने याद है हमने लिखा था लोकल पार्टिसिपेशन, आ लिख नहीं थे, लिखो फिर लोकल पार्टिसिपेशन। व्हेन पीपल themselves शो एक्टिवनेस, सरकार को भी काम करना पड़ता है। सो एक्टिव सिटीजनरी कहां ना कहां इन द लॉन्ग रन इवन शॉर्ट टर्म विल लीड टू गुड गवर्नेंस, ये भी आपको याद रखना है। क्योंकि इमेजिन करो अगर लोग ही नहीं पूछ रहे, काम चालू है, गवर्नेंस का इंप्रूवमेंट होगा वहां पे? अकाउंटेबिलिटी कहां पे? डू यू हैव अकाउंट टीआरए, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, आर्क दो होना चाहिए, वन इज रिस्पॉन्सिबल, वन इज रिस्पॉन्सिव ऑल्सो। अगर सरकार रिस्पॉन्सिव नहीं है तो रिस्पॉन्सिबल कैसे होगा? सबसे पहले रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, उसके लिए आरटीआई, और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए उसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन। जवाब दो क्यों नहीं किया? समझ में आ रहा आपको? ठीक है। ये कीवर्ड में यूज कर सकते हैं। पॉइंट पॉइंट नेक्स्ट लिखो जल्दी से गाइस, फ्रॉम फ्रैक्शनल ओनरशिप, फ्रॉम फ्रैक्शनल ओनरशिप टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स, टूवर्ड्स फ्रॉम फ्रैक्शनल ओनरशिप टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स। आप यहां पे इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप मुझे बताओगे, ठीक है? इसमें एक पॉइंट लिखिए, कम्युनिटी बेस्ड, हाँ याच्यामध्येच म्हणजे जे हा आपने पॉइंट लिखा ना फ्रैक्शनल ओनरशिप वगैरह, उसमें आपको उसके अंदर ही सब पॉइंट लिखना है। कम्युनिटी बेस्ड
DRM, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, कम्युनिटी बेस्ड DRM। आप इस पॉइंट पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, जल्दी से ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, इंपॉर्टेंट है। नो नो आंसरिंग इन कोरस, वो शब्द में ही लिखा है, वहां आप उसे वही से समझ में आएगा आपको। फ्रैक्शनल और रिस्पॉन्सिबल मैट्रिक्स मतलब क्या है? एक्सेलेंट एक ही है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि बेसिकली वहां पे हो रहा है, मेरे पास क्यों हो रहा है, मेरे पास नहीं होगा। बस वहां पे होता, उसने कभी सोचा होगा कि मेरे पास नहीं हो रहा ये। सबसे बारिश थी तो सबसे बड़ा डर किसको था? कोस्टल एरियाज को। अभी अर्बन फ्लड्स हो रहा है तो वाटर एंटरिंग इनसाइड, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो फ्रैक्शनल ओनरशिप का मतलब क्या है? मेरा उतना ही है ना, तो मेरा कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है। वो छोड़ के मेरा एटीट्यूड ऑन अ ब्रॉडर स्केल जाना चाहिए। एक्टिव सिटीजनरी, रोल ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, सेंसिबलनेस, कंपैशन, कंपैशन, एम्पैथी। समझ में आ रहा? तो इससे हमने क्या टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स। समझ में आ रहा आपको? आज इनके साथ कल मेरे साथ भी हो सकता है, नेचर है ना भाई। वहां पे अर्बन फ्लड है, तेरे के ऊपर विजस पड़ हो सकता है ना आज। एम आई क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। एंड एक लास्ट पॉइंट लिख दीजिए, वे फॉरवर्ड में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट लिख दीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप डाउन, टॉप डाउन, टॉप डाउन, इसको ब्रैकेट में लिखो, टॉप डाउन प्लस इंस्टीट्यूशनल चेंजेस एंड स्ट्रेटेजीज, टॉप डाउन प्लस इंस्टीट्यूशनल changes and strategies, bracket close, bracket close, with bottom up। मतलब यहां पे जो अप्रोच है, वन इज बेसिकली टॉप डाउन एंड द अदर वन इज बॉटम अप। सही है? तो ये जो होगा टॉप डाउन, तो यहां पे मेन रोल किसका होगा? गवर्नमेंट का। और ये जो बॉटम अप है, यहां पे मेन रोल किसका होगा? जो गवर्नमेंट को चूज के दे रहा है, सोसाइटी का। समझ लो। तो आपने यहां पे क्या लिखा है? इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, स्ट्रेटेजीज टुवर्ड्स बॉटम अप, लोकल एंड कम्युनिटी, लोकल एंड कम्युनिटी, यहां पे लोकल एंड कम्युनिटी बेस्ड अप्रोचेस, कम्युनिटी बेस्ड अप्रोचेस। ठीक है, डन गाइस। तो कल का याद है पक्का आपको? कोशिश करो, ये कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स की मदद ले लो, उसको इसके ऊपर और थोड़ा एक्सप्लोर करो। एब्सोल्युटली, रेस टू टॉप टू बॉटम हो सकता है। वेरी गुड, एब्सोल्युटली। अब वो आपका स्किल सेट है, हाउ यू यूजिंग इट। तो सबसे पहले क्या होता है, मैं कल मैं आपको बेसिकली जो एनडीए में गाइडलाइंस है, उसको बहुत बड़ा है वो, उसको ब्रीफ नोट आपको दे दूंगा, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत जास्त है, 800-900, उसको मैं ब्रीफ किया कुछ, आई थिंक अराउंड 100-200 पेजेस में उसको ब्रीफ किया। वो पढ़ो, क्योंकि मैं आई थिंक मैंने डिजास्टर के वक्त भी बोला था यहाँ पे कि आपको पढ़ना ही चाहिए वो। ठीक है, बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे वहाँ पे, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। एंड कल 2 टॉपिक्स याद है आपको? एक मिनट रुको जरा, कुठे गेले? हाँ, सो राइटिंग टुमारो क्राउड डिजास्टर्स एज वेल एज ड्राउट मैनेजमेंट। नहीं नहीं, ये पहले लिखोगे आप, नहीं नहीं यहीं पे लिखोगे, आपके ऊपर 2 बजे आओगे, 2:30 वाजता पहले लिखो, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एवरीवन।